सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस में। मैं निर्मल सिंह, इतिहास विभाग से। और साथियों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं रंगारंग शुरुआत बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का एक स्पेशल लेक्चर। ठीक है साथियों, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में हमारा जो पेपर है राजस्थान का इतिहास आरंभिक काल से 1956 ईस्वी तक, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स टू 1956 एडी। ठीक है साथियों, तो इस टॉपिक को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना है, परिष्कार वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथियों बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। ठीक है साथियों, चलिए अब आज का जो हमारा जो टॉपिक है हम उसे शुरू करेंगे। उससे पहले हमारा जो पेपर था, राजस्थान का इतिहास का पेपर था, उसका जो सिलेबस है उसे हम सरसरी नज़रों से देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, और फिर इसी सिलेबस में से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उठाएंगे जो है ताम्रपाषाणिक संस्कृति से संबंधित। ठीक है साथियों, तो चलिए पहले सेक्शन ए खंड क में क्या है देखते हैं। राजस्थान के इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण। देखिए दोस्तों, यह जो टॉपिक है, जो सेक्शन फर्स्ट के अंदर जो निबंधात्मक प्रश्न बनता है ना साथियों, सर्वाधिक ये तो पक्का ही पक्का बनता है। इसके अलावा कालीबंगा संस्कृति पर प्रश्न, बड़ा प्रश्न बनता है ज्यादातर, मैंने यही देखा है। इसके अलावा दूसरा हमारा है राजस्थान में पुरा पाषाणकालीन एवं मध्य पाषाणकालीन संस्कृतियां। फिर हमारा टॉपिक जिसे आज हम अच्छे से पढ़ेंगे इत्मीनान से, वह है ताम्र पाषाणिक एवं ताम्रयुगीन संस्कृतियों का विस्तार एवं विशेषताएं। इसके अंदर हम विशेष रूप से पढ़ेंगे आहड़, बालाथल और गणेश्वर सभ्यता, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है साथियों आहड़, जिसको आज हम विश्लेषण पूरा विस्तार से पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, चलिए विद ऑफ पूरे एंजॉय के साथ, विद फुल ऑफ एंजॉय। चलिए कालीबंगा संस्कृति की विशेषताएं, इस पर भी निबंधात्मक क्वेश्चन हर वर्ष या फिर एक वर्ष छोड़ के एक वर्ष बनता है। अगर आप पुराने पेपरों का अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। राजस्थान में मत्स्य जनपद एवं गणतांत्रिक जातियां। अगला है राजपूतों का उदय, गुर्जर प्रतिहार एवं चाहमानों का उत्कर्ष एवं विस्तार। ठीक है साथियों, आगे सेक्शन बी खंड ख के अंदर क्या है हमारे टॉपिक, राजस्थान में मुस्लिम आक्रमणों का राजपूत प्रतिरोध, महाराणा कुंभा एवं सांगा के अधीन मेवाड़, महाराणा प्रताप का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, स्वतंत्र के लिए चंद्रसेन के प्रयास, सवाई जयसिंह का योगदान, राजस्थान में समाज एवं संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त सर्वेक्षण 1200 से 1750 ईस्वी, मीरा एवं दादू। इसके अलावा कला एवं स्थापत्य, दुर्ग स्थापत्य और मंदिर स्थापत्य। सेक्शन सी खंड ग में है राजस्थान में मराठा आक्रमण एवं उनका प्रभाव, ब्रिटिश प्रभुत्व का स्वीकार एवं इसके परिणाम, 1818 ईस्वी के पश्चात प्रशासनिक एवं न्यायिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, कन्या शिशु वध एवं सती प्रथा प्रतिबंध। ठीक है साथियों, आगे है आर्थिक परिवर्तन, भू राजस्व बंदोबस्त, नमक एवं अफीम व्यापार पर ब्रिटिश एकाधिकार। और सेक्शन सी में ही हमारा जो नेक्स्ट जो बचे हुए शेष टॉपिक हैं, राजस्थान में 1857 का विप्लव, राजस्थान में आर्य समाज का प्रभाव, कृषक आंदोलन एवं जनजातीय आंदोलनों का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण, राजस्थान में प्रजामंडलों का गठन एवं स्वाधीनता संघर्ष, राजस्थान के रियासतों का एकीकरण। ठीक है साथियों, तो यह हमारा सिलेबस है जिस पर हमने सरसरी नजर डाल ली है। ठीक है साथियों, चलिए तो आज का हम टॉपिक अब शुरू करेंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा ताम्र पाषाणिक एवं ताम्रयुगीन संस्कृतियों का विस्तार एवं विशेषताएं, जिसमें विशेष रूप से पढ़ेंगे आहड़, बालाथल एवं गणेश्वर को। जी हाँ दोस्तों, कैल्कोलिथिक एंड कॉपर एज कल्चर को आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, परिष्कार द्वारा आपके लिए कितना अच्छा प्रयास किया जा रहा है। हम यहाँ पर न सिर्फ कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका ख्याल रख रहे हैं, बल्कि साथियों हम जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर में हो, चाहे बीएससी कर रहा हो, उन विद्यार्थियों के लिए भी स्पेशल कोर्स लॉन्च कर रहे हैं ताकि सभी विद्यार्थियों का फायदा हो सके। और साथियों यह जो टॉपिक है यह आपके दोनों ही रूप से महत्वपूर्ण साबित होगा, चाहे वो आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए, चाहे आप बीए के संदर्भ में इसे पढ़िए। यह इसे इस प्रकार से बनाया गया है कि आपको दोनों में ही इसका फायदा मिल सके। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। चलिए तो शुरू करते हैं।
ताम्र पाषाणिक एवं ताम्र युगीन संस्कृतियां। उससे पहले हमेशा की तरह साथियों विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को एक बार हम देखेंगे। चलिए, तो विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न सबसे पहले हम देखेंगे जो कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके बीए के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके बाद में हम विगत वर्ष की परीक्षाओं में जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, उन्हें भी देखेंगे। क्योंकि मैंने आपको अभी कहा था कि इस टॉपिक को ऐसे ही डिजाइन किया गया है ताकि आपकी दोनों ही पर्पज से तैयारी हो सके। ठीक है साथियों, तो देखिए अति लघुतरात्मक प्रश्न जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के एग्जाम 2016 में पूछा गया है। राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम लिखिए। इसके अलावा गणेश्वर स्थल यह पूछा गया है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के एग्जाम में 2017 में। साथियों गणेश्वर पर बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, शायद लगातार 17, 16, 14 हर बार प्रश्न पूछा जाता है इस पर। और गणेश्वर या तो आपको सिर्फ गणेश्वर स्थल इस पर आपको टिप्पणी करनी है, या फिर सीधा पूछ लिया जाएगा गणेश्वर, या फिर पूछ लिया जाएगा गणेश्वर स्थल कहां पर स्थित है। ठीक है, तो यह बहुत बार पूछा जाता है। चलिए लघुतरात्मक प्रश्न के अंदर हम देखेंगे आहड़ का सांस्कृतिक महत्व। आहड़ के बारे में हमें बताना है साथियों, और अच्छे से हम पढ़ेंगे आज इसे, जो कि कब पूछा गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 2018 में पूछा गया है। इसी के अलावा श्री RC अग्रवाल के बारे में पूछा गया है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट है निबंधात्मक प्रश्न जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों से 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये, आहड़ सभ्यता की मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में ताम्र युग के विकास की विवेचना कीजिए, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 2014 में। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको बताया था जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें जो सर्वाधिक क्वेश्चन है वह कालीबंगा सभ्यता से या फिर अथवा में आपसे पूछा जाता है। राजस्थान के जो स्रोत हैं, इतिहास के स्रोत है जानने के लिए, उनसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक से जब जब प्रश्न बने, जब जब पूछे गए, वो हमने यहाँ पर स्लाइड में ऐड किए हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है। जैसे कि ग्रेड 2 टीचर 2017 में पूछा गया प्रश्न है, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। साथियों इन प्रश्नों को जानेंगे हम वीडियो लेक्चर के लास्ट में, जब हम पूरे लेक्चर को अच्छे से हमारे मस्तिष्क में छाप लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर देखना खुद ब खुद आप इस प्रश्न का जवाब भी देने में सक्षम होंगे। चलिए साथियों नेक्स्ट है टीचर ग्रेड 2 ग्रेड टीचर 2017 में ही पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है पटवारी मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया। कॉलेज लेक्चरर 2016 में पूछा गया प्रश्न है साथियों, जीके के एग्जाम में कॉलेज लेक्चरर 2016 में ही पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है RS प्री 1994 में पूछा गया, आहड़ सभ्यता नहीं है। ठीक है साथियों, क्योंकि आहड़ सभ्यता को बहुत से नामों से जाना जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी आहड़ सभ्यता नहीं है। चलिए RPSC ग्रेड 2 टीचर 2010 में पूछा गया प्रश्न है, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है RS प्री 1998 में पूछा गया प्रश्न, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं, वह गांव है। ठीक है साथियों, तो ये थे कुछ विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। चलिए अब शुरू करेंगे हमारा टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना है। और साथियों टॉपिक को शुरू करने से पहले एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि आप इस टॉपिक को जब भी पढ़ो या फिर अब आप इस टॉपिक को देख रहे हो तो कृपया करके ऐसे इसे लोड लेके मत पढ़ना, एकदम फुल ऑफ एंजॉय में हम पढ़ेंगे साथियों। ऐसे सोचना कि हम एक कहानी, हम अतीत का अध्ययन कर रहे हैं, हम एक कहानी पढ़ रहे हैं साथियों, और घटनाओं को घटना से जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे दादा दादी के किस्से सुनते हैं तो हम लोड लेके नहीं सुनते हैं, हम बहुत ही उत्साह से सुनते हैं या फिर जिज्ञासा से सुनते हैं, तो वैसी ही जिज्ञासा अभी आपके मन में होनी चाहिए। चलिए साथियों, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए हमारा टॉपिक है ताम्र पाषाणिक एवं ताम्र युगीन संस्कृति। तो सबसे पहले यह तो जान ले कि सर ये ताम्र पाषाणिक शब्द है या फिर ताम्र युगीन है, इसका मतलब क्या होता है। तो साथियों इसका मतलब इसके नाम में ही छुपा है। क्या है, देखिए ताम्र पाषाणिक, ताम्र यानी तांबा और पाषाण यानी कि पत्थर, यानी कि यह जो संस्कृति है साथियों, कौन सी संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के जो लोग हैं साथियों, वह तांबे और पत्थर का दोनों का ही यूज करते थे, और तांबे और पत्थर के दोनों का ही प्रयोग करने के कारण इस संस्कृति को कहा गया क्या, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। एकदम आसान शब्द में आपको यह जब बात समझ में आ गई, ताम्र पाषाणिक शब्द का मतलब समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, ग्रामीण समुदाय से संबंधित, देखिए हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि हमने वहां के नगर देखे जो कि इतने सुव्यवस्थित तरीके से बसे हुए थे, तो हमने उसका जो अनुमान लगाया वह यह लगाया कि यह जो सभ्यता है यह नगरीय सभ्यता थी। लेकिन साथियों ये जो ताम्र पाषाणिक सभ्यता या संस्कृति हम पढ़ रहे हैं, यह ग्रामीण समुदाय से संबंधित थी साथियों। ठीक है साथियों,
चलिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ये जो सभ्यता हम देखते हैं यह ग्रामीण समुदाय से संबंधित थी। आपने सिंधु घाटी सभ्यता का भी लेक्चर देखा होगा, उसी प्रकार से यह भी जो लेक्चर है यह भी सभ्यता से ही संबंधित है। और साथियों, अगर कोई सभ्यता है वह ग्रामीण समुदाय से संबंधित है तो ग्रामीण समुदाय में क्या होता है साथियों, या तो कृषि होती है या फिर मुख्य रूप से पशुपालन का कार्य किया जाता है। तो वही चीज यहाँ पर प्रमुख जो उद्यम थे वह क्या थे साथियों, कृषि और पशुपालन। अरे साथियों, गाँव में क्या होता है, खेती होती है कि नहीं होती, सभी के होती है, और पशुपालन भी सभी के किया जाता है। तो साथियों, ग्रामीण समुदाय से थी, इसलिए यहाँ पर कृषि व पशुचारी का काम जो था वह मुख्य रूप से होता था। हम पढ़ रहे हैं ताम्र पाषाणिक और ताम्र युगीन संस्कृतियों के बारे में। ताम्र पाषाण का मतलब मैंने आपको बताया, तांबा प्लस पाषाण। यहाँ के लोग तांबा और पाषाण दोनों का यूज करते थे और ग्रामीण समुदाय से संबंधित थे। और प्रमुख जो उद्योग था गाँव में, आप सभी को पता है, कृषि होती है और क्या होता है साथियों, पशुपालन होता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के प्रमुख उत्खनन स्थल देखिए, राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर बहुत से ताम्र पाषाणिक संस्कृति के जो मुख्य रूप से जो स्थल है वह मिले हैं, जिसके अंदर हम आहड़ देखते हैं। ठीक है साथियों, आहड़ उदयपुर वाला, जिसे हम अच्छे से पढ़ेंगे आज। इसके अलावा गिलूंड है दोस्तों राजसमंद के अंदर, और इसके अलावा बालाथल है। ठीक है साथियों, इसके अलावा बालाथल है, यह भी उदयपुर के अंदर है। तो ये 3 है। इसके अलावा ओझियाना को भी हम पढ़ते हैं साथियों। ओझियाना जो है वह भी आहड़ संस्कृति का एक मुख्य केंद्र माना जाता है। तो आहड़, गिलूंड, बालाथल और ओझियाना यह है आहड़ संस्कृति के, या हम कह सकते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति के मुख्य केंद्र साथियों माने जाते हैं। यह भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पर हम मुख्य रूप से हमारे टॉपिक में हम पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता को और गणेश्वर को और बालाथल को। लेकिन ये गिलूंड के बारे में भी आप जान लीजिए साथियों। यह जो गिलूंड है ना साथियों, यह है राज संबंध के अंदर और राज संबंध में है, और इसका उत्खनन का श्रेय जाता है किसे, व्रजवासी लाल को। ठीक है साथियों, व्रजवासी लाल को इसका श्रेय जाता है। और यहाँ से भी हमें आहड़ के ही समान लाल और काले, लाल व साथियों काले मृदभांड प्राप्त होते हैं। और यहाँ के मृदभांडों पे हमें साथियों सफेद और काले रंग के चित्रित चिकटेदार हिरण भी उत्कीर्ण मिलते हैं। यहाँ पे जो मृदभांड है साथियों, जो मिट्टी के जो भांड है, उन पर सफेद व काले रंग के चित्रित चिकटेदार हिरण भी उत्कीर्ण हमें मिलता है साथियों। ठीक है, और जो है यह राजसमंद के अंदर है, और यह है आहड़ सभ्यता का ही, आहड़ संस्कृति का ही मुख्य जो है केंद्र माना जाता है। बनास संस्कृति के अंतर्गत ही मुख्य केंद्र यह माना जाता है साथियों। तो गिलूंड के बारे में आपने यहाँ पर कुछ जानकारी जान ली है। चलिए आगे देखते हैं। गणेश्वर से खुदाई में बहुसंख्यक तांबे के उपकरण मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता को हम इसी में पढ़ेंगे विस्तार से। गणेश्वर जो कि सीकर में है, नीम का थाना में, कांतली नदी के तट पर। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हमें खुदाई में बहुसंख्यक तांबे के उपकरण भी मिलते हैं। तो यह था कुछ छोटा मोटा हमारा शुरुआत का जो हमने जो आपको यहाँ पर बनाई है, एक प्रकार से प्रस्तावना मान लीजिए। इस शब्द का मतलब जाना और कुछ ताम्र पाषाणिक संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में हमने जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखें आहड़ संस्कृति से संबंधित स्थल, वही जो अभी मैंने आपको कुछ स्थल बताए साथियों, उन्हीं स्थलों की बात करेंगे। तो देखिए, यह रहा आपके सामने आहड़, और दूसरा हमने पढ़ा था बालाथल, यह रहा, एक था गिलूंड साथियों, इसके अलावा एक ओझियाना। ठीक है साथियों, तो ये 4 जो महत्वपूर्ण स्थल है यह है आहड़ संस्कृति से संबंधित स्थल माने जाते हैं। और साथियों ये रही आपकी बनास नदी। ठीक है साथियों, चलिए, तो ये मुख्य रूप से आहड़ संस्कृति से संबंधित स्थल है, जिसमें हम बालाथल, आहड़ और आज पढ़ेंगे गणेश्वर को अच्छे से। चलिए, तो ये मैप था, इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं इन स्थलों को। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आहड़ सभ्यता, अब हम शुरू करेंगे हमारी आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता बहुत ही बड़ा टॉपिक है एक प्रकार से। आहड़ सभ्यता से हमें बहुत कुछ साक्ष्य मिलते हैं और यह महत्वपूर्ण भी मानी जाती है, क्योंकि जहाँ से ज़्यादा हमें कुछ पुरावशेष मिलते हैं तो वह अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए देखते हैं प्रस्तावना देखेंगे कि आहड़ उदयपुर नगर में स्थित है। ठीक है साथियों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आयड़ बेड़स नदी के तट पर। ठीक है साथियों, आयड़ बेड़स नदी के तट पर स्थित है क्या, आहड़ सभ्यता, या फिर कहीं कहीं आपको सुनने को मिलेगा आहड़ नदी। ठीक है साथियों, चलिए आपको पता होगा कि जो सभ्यताएं हैं वह नदियों के किनारे पर ही बसती है, वहीं पर विकसित होती है, क्योंकि साथियों जल ही जीवन है। और उस समय प्राचीन समय में जल का बहुत महत्व था। वैसे तो आज भी महत्व है, शायद हम समझ नहीं रहे हैं, लेकिन साथियों जल का बहुत महत्व होने के कारण ही जो नदियों के तटों पर ही सभ्यताएं विकसित होती थी। यहाँ से इन्हें बहुत प्रकार के फायदे होते थे, क्योंकि देखिए दोस्तों, जल के पास यानी कि हम कह सकते हैं नदी के पास हमें जल मिल जाता था,
दूसरा जो जानवर है वह पानी पीने आते थे नदियों के पास, तो वहीं से हमें शिकार के लिए भी हमारे लिए सुविधा हो जाती थी। और इसके अलावा नदी के आसपास कुछ जड़ी बूटियां या फिर कुछ पेड़ भी मिलते थे, तो वहाँ पेड़ों में हम छाया में रेस्ट भी कर सकते थे। बहुत से प्रकार के फायदे होते थे। पत्थर भी जो है पूरे आकार से, या फिर हम कह सकते हैं कि नदी द्वारा जो बहाकर लाए गए पत्थर होते हैं वह बहुत शेप में होते हैं, तो उस प्रकार के पत्थर भी शिकार करने में भी काम में आते थे। या फिर हर प्रकार की जो सुविधाएं हैं वह नदी के किनारे हमें मिल जाती थी। इसलिए हम देखते हैं कि लगभग सभी सभ्यताएं नदियों के तटों पर विकसित होती है साथियों। चलिए आगे देखते हैं प्राचीन काल में। देखिए आहड़ सभ्यता को प्राचीन काल में ताम्रवती या ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है साथियों, इसे और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर या अघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा बनास सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि बनास नदी के जो पूरे क्षेत्र में जो है यह सभ्यता अपना इस सभ्यता का विस्तार हुआ साथियों। इसके अलावा देखते हैं धूलकोट भी कहा जाता है। तो देखिए साथियों कितने नाम है इस सभ्यता के। देखिए प्राचीन काल में इसे ताम्रवती या ताम्रवती भी कहते थे। 10वीं और 11वीं शताब्दी में अघाटपुर या अघाट दुर्ग कहा जाता था। बनास सभ्यता भी कहते हैं। इसके अलावा धूलकोट भी कहा जाता था। देखिए दोस्तों धूलकोट, थोड़ा सा इस शब्द को हम देख लेते हैं। एच.डी. सांकलिया ने विस्तृत उत्खनन करवाया था धूलकोट का, भी आगे हम बात करेंगे जब हम उत्खनन की बात करेंगे। लेकिन देखिए साथियों धूलकोट, धूलकोट यानी कि हम कह सकते हैं धूल का एक ढेर, धूल का एक बड़ा सा ढेर, धूलकोट। ठीक है, इसे आप मान लीजिए धूलकोट। ठीक है, धूल का एक बड़ा सा ढेर। ठीक है साथियों, यह जो धूलकोट है ये है साथियों एक तरफ तो आयड़ नदी से या फिर आहड़ नदी से टच करता है और एक तरफ इसके नाला है। ठीक है, एक तरफ इसके आहड़ नदी है और एक तरफ इसके नाला है। और यह जो धूलकोट है साथियों, यहाँ पर इस धूलकोट में मतलब बहुत गहरे गहरे गड्ढे खोदे गए, यानी कि हम कह सकते हैं सांकलिया द्वारा उत्खनन में इसमें 14 गड्ढे खोदे गए थे साथियों। और गड्ढों के अंदर ये जो प्राचीनतम बस्ती है, आहड़ की जो प्राचीनतम बस्ती है, उसके हमें साक्ष्य मिलते हैं आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व के साक्ष्य। ठीक है साथियों, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यह जो धूलकोट है यह एक धूल का ढेरा है, जिसके एक तरफ धूल का ढेर है, जिसके एक तरफ आयड़ नदी है और एक तरफ आहड़ नदी और एक तरफ एक नाला है। ठीक है साथियों, उसके बीच में ये धूलकोट है। और इस धूलकोट में या फिर इस धूल के ढेर में क्या बसा था, एक विशाल बस्ती बसी थी। इस धूल के ढेर की खुदाई की गई और इसके नीचे बहुत ही विशाल बस्ती बसी हुई थी साथियों। ठीक है, आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो हमने जान लिया है धूलकोट के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम आहड़ सभ्यता में देखेंगे स्रोत, कि आहड़ सभ्यता के स्रोत क्या क्या है, या फिर हमें आहड़ सभ्यता के बारे में कौन कौन से ऐसे साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए साथियों मृदभांड मिले हैं हमें, जिनसे हमें इस संस्कृति के बारे में कुछ पता चलता है। इसके अलावा भग्नावशेष हैं, प्रस्तर के उपकरण है, इसके अलावा ताम्र निर्मित शस्त्र व उपकरण है, इसके अलावा साथियों कीमती पत्थर से निर्मित मणियां हैं और अस्थियां हैं। अस्थियां या हम कह सकते हैं हड्डियां। ठीक है साथियों, तो हड्डियों से भी कुछ उपकरण बने हुए मिलते हैं, लगभग 13 उपकरण मिलते हैं हड्डियों से बने हुए। तो यहाँ से हमें बहुत कुछ ये स्रोत हैं जो कि इस संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिलते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं मृदभांड, तो हमें पता चलता है कि यहाँ के जो लोग हैं वह किस प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा ताम्र निर्मित हमें कुछ शस्त्र और उपकरण भी मिले हैं जो कि हमें यहाँ की संस्कृति के बारे में या फिर यहाँ के कल्चर के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा देखिए लोहे के भी उपकरण मिले हैं। यह जो संस्कृति है यहाँ हमें लोहे के भी उपकरण मिलते हैं। लोहे के लगभग 79 उपकरण हमें यहाँ से मिलते हैं, जिसमें कुछ चाकू है, कुछ कुल्हाड़े हैं या फिर कुछ धारदार हथियार टाइप उपकरण है। तो लोहे के भी हमें साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। आपको ये बात याद रखनी है साथियों, ये बात है बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए आहड़ नदी के स्रोतों के बारे में देखा, और आप यहाँ पर कुछ देख भी सकते हैं, जैसे कि कुछ तांबे से निर्मित कुछ उपकरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यह आप डायग्राम पूरा देख सकते हैं, पूरा बस्ती का किस प्रकार से बस्ती बसी हुई थी। तो साथियों यह थे कुछ महत्वपूर्ण स्रोत। चलिए आगे देखते हैं हम आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता की खोज कैसे हुई, या फिर खोज किस किसने की, या फिर उत्खनन में किसने अपना योगदान दिया। तो देखिए दोस्तों आहड़ सभ्यता की जो खोज है, देखिए सर्वप्रथम हम यहां से शुरू होंगे। सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा उत्खनन किया गया था। ठीक है, अक्षय कीर्ति व्यास है वह सर्वप्रथम क्या करते हैं साथियों, उत्खनन। ठीक है, उसके बाद में आप इधर आ जाइए, तो 1954 से 56 या फिर कहीं कहीं आपको 1956 भी मिलेगा ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा उत्खनन। ठीक है साथियों, तो 1956 के या फिर 54 और 56 के बीच में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा उत्खनन करवाया गया। और 1961-62 ईस्वी में डॉक्टर एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में उत्खनन हुआ। जी हाँ दोस्तों, पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर एच.डी. सांकलिया। ठीक है साथियों, देखिए यह जो उत्खनन होता है यह मुख्य रूप से धूलकोट के जो
एरिया है धूलकोट जो है उसका विस्तृत उत्खनन करते हैं। ठीक है, डॉक्टर एच.डी. सांकलिया द्वारा होता है और यह एक सम्मिलित बहुत से लोगों द्वारा मिलकर किया जाता है, जिसके अंदर बहुत से विश्वविद्यालय शामिल होते हैं, जैसे कि डेक्कन विश्वविद्यालय पूना वाला, इसके अलावा पूना यूनिवर्सिटी के जैसे मैंने बताया आपको एच.डी. सांकलिया है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जो मेलबर्न यूनिवर्सिटी है और इसके अलावा राजस्थान पुरातत्व विभाग के कुछ पुराविद इसमें शामिल थे। तो संयुक्त तत्वाधान के अंदर साथियों धूलकोट के जो टीला है उसका उत्खनन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं एक प्रकार से देशी और विदेशी पुराविदों के माध्यम से यह जो उत्खनन है वह होता है। विदेशी जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की जो मेलबर्न यूनिवर्सिटी है वह भी इसमें शामिल होती है। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार इसका जो समय समय पर अलग अलग पुराविदों द्वारा खोज की जाती है, उत्खनन किया जाता है। और खोज और उत्खनन के अंदर हम देखेंगे तो प्रोफेसर सांकलिया धूलकोट नामक टीले का व्यापक उत्खनन किया। जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया सांकलिया भी इसमें शामिल थे पूना विश्वविद्यालय के, और इसके अलावा कुछ अदर जैसे डेक्कन यूनिवर्सिटी, डेक्कन कॉलेज जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा मेलबर्न यूनिवर्सिटी और राजस्थान पुरातत्व विभाग के पुराविद। ठीक है, तो इन सभी ने मिलकर धूलकोट नामक टीले का व्यापक उत्खनन किया। चलिए आगे है, आहड़ के उत्खनन के दौरान 8 स्तर मिले हैं जिन्हें 3 चरणों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जो आहड़ है वह 8 बार बसा और 8 बार उजड़ा था। ठीक है साथियों, खुदाई में ऐसे हमें साक्ष्य मिलते हैं। और साथियों यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मान लो यहाँ पर आहड़ बसा हुआ है, ये है उसके घर हैं। ठीक है, अब मान लो आहड़ उजड़ गया है तो इसी के ऊपर ही कुछ मिट्टी की परत चढ़ाकर या फिर इसी के ऊपर ही प्लेन करके यहीं पर घर बना दिए जाते थे। फिर इन्हीं की यानी इसके ऊपर ऐसे परत दर परत बनाया गया। ठीक है साथियों, तो ऐसे हमें यहाँ पर 8 स्तर मिले हैं। ठीक है, और यहाँ के जो मकान है उनकी जो योजनाएं लगभग समान है, क्योंकि जो भग्नावशेष थे, जो खंडित अवशेष थे, उन्हीं के ऊपर मकानों को बना दिया गया, उन्हीं के ऊपर भवन निर्माण कर दिया गया। तो साथियों ऐसे माना जाता है, आप सिर्फ इतना याद करिए कि आहड़ के उत्खनन का जो आहड़ का उत्खनन है वह 8 स्तर में होता है, या हम कह सकते हैं 8 बार यह उजड़ती है और 8 बार ही बसती है। और इस स्तर के हिसाब से इन्हें हम 3 भागों में बांट देते हैं। ठीक है साथियों, 3 भागों में हम इसे बांटते हैं। तो वे 3 भाग कौन से हैं? पुरातात्विक सामग्री के आधार पर विभाजन 3 चरणों में बांटा, जिसमें एक चरण है स्फटिक पत्थर, स्फटिक जो कि एक प्रकार का पत्थर है, औजार उपकरणों के आधार पर, स्फटिक पत्थर औजार और उपकरणों के आधार पर। दूसरा है ताम्र कांस्य लोहे के उपकरण के आधार पर। देखो मैंने आपको कहा था लोहे के भी यहाँ पर उपकरण मिलते हैं, 79 उपकरण। और मृदभांड तथा मिट्टी व काले मुलायम पत्थर से निर्मित भवनों के आधार पर। ठीक है, तो 3 भागों में हमने इसे बांटा है, जिसमें स्फटिक, देखिए दोस्तों स्फटिक एक पत्थर होता है जो कि हम कह सकते हैं कि इसमें किसमें यूज किया जाता है, जैसे कि हम शिवलिंग बनाने के धार्मिक रूप में जैसे हम शिवलिंग बनाने में काम में लेते हैं, या फिर कुछ देवताओं की मूर्तियां बनाने में हम इसका काम में लेते हैं इस पत्थर को, तो इसके आधार पर। और दूसरा है ताम्र कांस्य लोहे के उपकरण के आधार पर। और तीसरा है मृदभांड तथा मिट्टी व काले मुलायम पत्थर से निर्मित भवनों के आधार पर। हमने इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया है साथियों। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता के बारे में। सबसे पहले इसका काल निर्धारण देखते हैं। जब उत्खनन हुआ तो इसका काल निर्धारण क्या क्या किया गया, तो अलग अलग लोगों द्वारा, अलग अलग इतिहासकारों द्वारा, पुराविदों द्वारा अलग अलग इसका जो काल निर्धारण वह किया गया। तो इसमें डॉक्टर गोपीचंद शर्मा है, वह क्या बताते हैं 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। ठीक है साथियों, वैसे ही कॉर्बन 14 पद्धति, ठीक है C14 पद्धति जो है उसमें हम इसे मानते हैं 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। और बर्तन व मृद भांड के आधार पर हम इसे 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसकी प्राचीनता को हम ले जाते हैं। ठीक है साथियों, तो ये कालक्रम था, ये अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से दिया है, तो इसे आप ऐसे याद कर लेना। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखेंगे हम। अब देखिए आहड़ सभ्यता से या फिर आहड़ से प्राप्त पुरातत्व उपकरण। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण आहड़ से। लगभग देखिए हम कोई भी सभ्यता पढ़ते हैं तो वहां से हमें किस प्रकार के जो उपकरण मिलते हैं या फिर किस प्रकार की हमें वहां से सामग्री मिलती है, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए साथियों, आहड़ से प्राप्त पुरातत्व उपकरण, तो देखिए इसमें क्या है, हम इसे 2 भागों में बांटा। एक तो है अचल संपत्ति, ठीक है, और दूसरी है चल संपत्ति। अचल संपत्ति के अवशेष, अचल संपत्ति में हम देख सकते हैं भवन, ठीक है, भवन है, अचल संपत्ति है, या फिर भवन या फिर कुछ भूभाग भूमि। ठीक है, इसके अलावा चल संपत्ति के अवशेष में हम देख सकते हैं मृद भांड है, मिट्टी से निर्मित भांड, और मिट्टी के उपकरण है कुछ। इसके अलावा पाषाण निर्मित उपकरण है। इसके अलावा जैसे हमने बताया कि हड्डियों के भी उपकरण है, लोहे के भी उपकरण है। तो विशेष रूप से हमने आहड़ से जो प्राप्त उपकरण हुए हैं, पुरातात्विक उपकरण, उन्हें 2 भागों में साथियों बांट दिया है, जिसमें एक है अचल संपत्ति से संबंधित और एक है चल संपत्ति से संबंधित। तो अचल संपत्ति के अंदर भवन आ जाते हैं, और चल संपत्ति के अंतर्गत जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, इजीली आप समझ लीजिए, जैसे मर्दभांड है, मिट्टी के उपकरण, पाषाण निर्मित उपकरण, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी है। चलिए, तो हमने 2 भागों में से बांट दिया है। अब हम पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे
अचल संपत्ति के अवशेष। अचल संपत्ति के अंदर हमने देखा था साथियों भवनों को। जी हाँ दोस्तों, भवनों को, और भवन निर्माण यहाँ का कैसा था वह आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो साथियों देखिए, भवन निर्माण के बारे में देखते हैं। तो नींव में शिष्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ये आपके सामने भवन की फोटो पहले ही आ गई है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखिए, नींव में शिष्ट पत्थर, शिष्ट एक पत्थर होता था, उसका प्रयोग भवन की नींव में किया जाता था। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गारे का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, गारा जो है ये स्पेशली बनाते थे, जो नदियों द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती थी ना साथियों, उसी का क्या बनता था, गारा। और ये जो गारा है ना, गारा तो आप जानते ही होंगे ना, एक मिट्टी का पूरा वो लेप सा बना के, और इस गारे के अंदर शिष्ट पत्थर को चिपका दिया जाता था और फिर इसे लगा दिया जाता था साथियों नींव में, एक प्रकार से मसाला टाइप बना के, जैसे कि आज हम देखते हैं, लेकिन आज वाले में और इसमें अंतर है। तो ये जो गारा है ये मिट्टी का होता था, जो नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती थी उसका गारा होता था, और इस गारे में शिष्ट को चिपका दिया जाता था और नींव को मजबूत बना दिया जाता था, या हम कह सकते हैं नींव में भर दिया जाता था। चलिए आगे फिर क्या हुआ, दीवारों में साथियों ये देखिए दोस्तों, डिजाइन का भी कितना ध्यान रखा जाता था, अलंकरण का भी कितना ध्यान रखा जाता था साथियों, किसी लेवल पे हम इन्हें कम नहीं आंक सकते। देखिए दीवारों में चकमक के चूरे का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, यहां से जो दीवारें मिली है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ये दीवार है, तो यहाँ पर हमें छोटे छोटे, ये देखिए छोटे छोटे से चमकते हुए कुछ कण दिखाई देते हैं दीवारों के अंदर। ठीक है साथियों, छोटे छोटे चमकते हुए कुछ कण दिखाई देते हैं, और साथियों ये चमकते हुए कण क्या है, ये है चकमक का चूरा। और चकमक क्या होता है साथियों, ये चकमक एक प्रकार का आप पत्थर मान सकते हैं, एक प्रकार का चमकीला पत्थर, और इस पत्थर से साथियों आग भी उत्पन्न की जाती है। ठीक है, इससे घर्षण करके या फिर इन्हें भिड़ा के इनसे आग भी उत्पन्न की जाती है, और एक प्रकार से शाइन करने वाला बहुत ही चमकीला टाइप का ये पत्थर का प्रकार होता है एक प्रकार से। और इसमें साथियों क्या होता है, इसके अंदर ऐसे दीवारों में, इसे जो दीवार यहाँ से मिली है उसमें छोटे छोटे से चमकीले से पत्थर मिले हैं जो कि चकमक के चूरे के हैं। ठीक है साथियों, तो इससे क्या होता था, जो दीवार है वह सुंदर लगती थी, सौंदर्य को बढ़ाया जाता था, दीवार की जो चमक है वह बढ़ती थी। तो साथियों इस प्रकार का जो प्रयोग है वह यहाँ के भवनों में किया जाता था। इसके अलावा देखिए, फर्श चिकनी काली मिट्टी द्वारा निर्मित, यानी कि हम कह सकते हैं जो फर्श होते थे वह कच्चे होते थे, चिकनी काली मिट्टी से बनते थे। और साथियों ऐसा भी बताया जाता है कि ये जो फर्श हैं साथियों, इन पर चूल्हे की जो राख होती है ना, राख जानते हो, या फिर आप राजस्थान में बानी भी बोलते हैं उसको, ठीक है, जो ग्रे कलर की होती है, तो चूल्हे की जो राख होती है ना साथियों, उस राख को भी इस फर्श पर लेप दिया जाता था। ठीक है, तो ऐसा भी बताया जाता है। ठीक है, तो फर्श क्या होते थे, कच्चे होते थे। चलिए, इसके अलावा कच्ची ही छतें होती थी। देखिए आप अगर इस डायग्राम को या फिर इस चित्र को आप अगर देख रहे हैं, इस मकान के चित्र को अगर आप देख रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि ये बांस की बल्लियां लगी हुई है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, क्योंकि फर्श कच्चा होता था तो इस कच्चे फर्श के अंदर बांस की बल्लियों को गाड़ दिया जाता था। ठीक है, और छत बनाने में भी बांस के प्रयोग किया जाता था, और कुछ खपरेल यहाँ पर लगाई जाती थी। खपरेल अभी हम देखेंगे खपरेल क्या होती है। तो इस प्रकार से जो है वह भवन बनाया जाता था। बांस की और घास फूस का भी यूज होता था, जैसे छत पर कुछ घास फूस लगा दी जाती थी और बांस की बल्लियों पर जो छत है वह टिका दी जाती थी। ऐसे घर यहाँ बनाए जाते थे। कहाँ पर, आहट सभ्यता में। और हम पढ़ रहे हैं आहट सभ्यता में अचल संपत्ति के अंदर भवनों को। जी हाँ दोस्तों, चलिए हमने फर्श की बात की। इसके अलावा दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर भी चढ़ाया जाता था साथियों। जैसे अगर आज हम कच्चे मकानों को देखते हैं गांव में, तो गोबर से लिपा जाता है दीवारों को। ठीक है, वैसे ही प्लास्टर का मतलब यहाँ पर इसी से है कि दीवारों पर मिट्टी का लेप, या फिर हम कह सकते हैं मिट्टी लीप दी जाती थी दीवारों पर, तो दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर भी लगाया जाता था साथियों। चलिए, तो हम कह सकते हैं कि ये मकान कच्चे मकान थे एक प्रकार से, इनकी छतें भी कच्ची होती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भवनों के अंदर ही देखिए छोटे व बड़े दोनों आकार के भवन। ठीक है साथियों, तो दोनों ही आकार के भवन थे। हालांकि कालीबंगा सभ्यता से बड़े तो भवन नहीं थे, लेकिन फिर भी छोटे बड़े भवन, दोनों आकार के भवन मिले थे। बड़े भवनों में 2 या 3 चूल्हे मिले। ठीक है, चलिए, इसके अलावा एक भवन ऐसा भी मिला जहां पर 6 चूल्हे मिले साथियों। चूल्हे मिले 6 एक भवन में। ठीक है, और एक बड़ा भवन है उसमें 2 से या 3 चूल्हे भी मिले, और जैसे 4 या 6 चूल्हे भी मिलते हैं। ठीक है साथियों, इन चूल्हों का क्या मतलब है, देखिए इससे हम 2 मतलब निकाल सकते हैं। देखिए सुनिए, देखिए 6 चूल्हे मिले। 6 चूल्हे का मतलब हम ये सोच सकते हैं कि यह जो मकान है यहाँ पर सार्वजनिक भोज किया जाता होगा। मतलब 6 चूल्हे ऐसे हैं और सार्वजनिक भोज, सभी को बुला के इकट्ठा सामूहिक रूप से भोजन किया जाता होगा साथियों। और इन चूल्हों पर जो है वह स्वादिष्ट पकवान बनते होंगे। ठीक है, या तो हम सार्वजनिक भोज के रूप में इसकी जो है उल्लेख कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा को हम देख सकते हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार में जब मिलजुल कर सब रहते हैं तो वह अपना अलग अलग जो है खाना बनाने वाला सिस्टम रखते हैं। या फिर हम 2 प्रकार से हमने देखा, या तो संयुक्त परिवार प्रथा को हम मान सकते हैं, या फिर साथियों यहाँ पर सार्वजनिक भोजन की कोई व्यवस्था ऐसी की गई होगी, इस वजह से यहाँ पर इतने हमें चूल्हे मिलते हैं। और साथियों चूल्हों की मरम्मत के भी साक्ष्य मिलते हैं। चूल्हों की मरम्मत, अब आप कहोगे सर चूल्हों की मरम्मत कैसे की जाती थी और कैसे इसके साक्ष्य मिले, तो साथियों देखिए, अगर हम वर्तमान में देखें तो हम चूल्हे पर क्या करते हैं, गोबर लीप देते हैं ना।
गोबर का लेप लगा देते हैं चूल्हे पर, और साथियों जब चूल्हे को गोबर से लीपते हैं ना, तो साथियों ऐसे अपनी जो फिंगर्स होती है, उंगलियों के जो छाप होता है, अपनी हथेली के छाप लग जाते हैं ना साथियों, जैसे हम थेपड़ियाँ आप बोलते हैं जैसे, या फिर हम उपले भी कह सकते हैं, जैसे गोबर की थेपड़ियाँ कह सकते हैं राजस्थानी भाषा में अगर बोले तो थेपड़ियों को, तो उन पर भी हमारी फिंगर्स के निशान हो जाते हैं, है ना। वैसे ही यहाँ के जो लोग हैं, ये जब चूल्हे को लीपते थे तो साथियों उन पर भी फिंगर्स के निशान हो जाते थे। तो फिंगर्स के निशान साथियों ये साक्ष्य हैं, या फिर फिंगर्स के निशान ये बताते हैं कि चूल्हों का क्या किया जाता था साथियों, चूल्हों की मरम्मत की जाती थी। ठीक है साथियों, आई बात समझ में। तो इस प्रकार से चूल्हे की मरम्मत के भी साक्ष्य मिलते हैं, नहीं तो क्या होता है फिर सूख जाते हैं, उसके बाद चूल्हे खराब हो जाते हैं, इसलिए समय समय पर उन पर लीपा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में तो अभी भी ये प्रचलन है, लेकिन उस समय मिट्टी से इन्हें लीप दिया जाता था। चलिए, भवन आयताकार होते थे। ठीक है साथियों, आयताकार रूप में भवन होते थे। इनकी जो लंबाई है वह हम मान सकते हैं, लंबाई उत्तर से दक्षिण की तरफ होती थी और चौड़ाई होती थी साथियों पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो आयताकार भवन यहाँ पर हमें मिलते हैं। चलिए, आप चित्र भी देख सकते हैं, कुछ धुंधला धुंधला सा चित्र है जो कि इसी के संदर्भ में है। चलिए, इसके अलावा है अलग से रसोई घर भी बने मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए घरों में अलग से रसोई घर की भी व्यवस्था थी। ठीक है, सेपरेट रसोई की भी व्यवस्था थी। तो यह भी एक प्रकार से हम अच्छी बात हमें देखने को मिलती है। देखिए, आर्य सभ्यता में हमने क्या देखा, भवन के बारे में देखा। तो भवनों को हमने जाना कि भवन कैसे थे, यानी कि अचल संपत्ति के बारे में हमने जाना। अब चल संपत्ति के अंदर हम देखेंगे बहुत सी चीजें मिली है चल संपत्ति में। चलिए, तो चल संपत्ति में क्या क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं मर्दभांड और मर्दभांड की विशेषताएं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि चल संपत्ति में हमने मर्दभांड देखे, और मर्दभांड किस प्रकार के मर्दभांड थे, तो उनकी पहले विशेषताएं देख लेते हैं। तो विशेषताओं में क्या है साथियों, लाल व काले मर्दभांड। जी हाँ दोस्तों, और ये आपके सामने है, देखिए एक लाल व काले मर्दभांडों का चित्र। देखिए, ये है ऊपर से काला, ठीक है, और ये थोड़ा सा यहाँ लाल है, वैसे ही ये थोड़ा लाल है और यह यहाँ पर है काला। और ये आप देख सकते हैं पूरा जो मर्दभांड है ये है लाल काले रंग में है। ये साथियों अंदर से तो ब्लैक होते थे। ठीक है, ये जो मर्दभांड है यह अंदर से तो पूरे ब्लैक होते थे, लेकिन बाहर से साथियों लाल व ब्लैक दो कलर के अंदर होते थे। ठीक है साथियों, तो ये होते थे लाल व काले मर्दभांड। और साथियों लाल व काले मर्दभांड का क्षेत्र केंद्र माना जाता है, महत्वपूर्ण केंद्र क्या, आहड़। हालांकि गिलोन से भी मिलते हैं हमें लाल व काले मर्दभांड, लेकिन गिलोन से थोड़े हमें कम मिलते हैं, और आहड़ से हमें थोड़ी इनकी संख्या या मात्रा ज्यादा मिलती है, इनकी संख्या। ठीक है साथियों, तो इन्हें हम RBW भी कहते हैं, रेड ब्लैक वेयर। चलिए, तो यह आपके सामने क्या है, लाल व काले मर्दभांड। चलिए आगे देखते हैं हम, अनाज एकत्रित करने वाले बड़े भांड मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, अनाज एकत्रित करने के बड़े बड़े बर्तन, ऐसे बड़े बड़े भांड, ऐसे कुंडी नुमा बड़े बड़े भांड हमें मिले हैं साथियों, जिन्हें क्या बोलते हैं, गोरे व कोठे कहते हैं। ठीक है, अनाज एकत्रित करने के लिए, हालांकि अनाज के कोई साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भाई, हालांकि जैसे हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि चावल का यूज करते थे यहाँ के लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार के में चावल के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, या फिर अनाज के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। सिर्फ हमें बर्तनों पर कुछ चावलों के जो भूसे हैं, या फिर हम कह सकते हैं धान की जो भूसी है, वह कुछ चिपकी हुई हमें मिलती है आसपास, है ना। तो साथियों, लेकिन अनुमान लगाया गया है, तो अनाज एकत्रित करने के जो बड़े जो भांड थे उन्हें क्या कहते हैं, गोरे व कोठे। तो इसे आप याद रखना, हमने अभी पटवारी मेंस में देखा था शायद अभी ये प्रश्न, तो ये उसमें आया भी हुआ है। चलिए आगे देखेंगे, मर्दभांडों की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। अभी तो हम देखेंगे कि कौन कौन से मर्दभांड मिले, लेकिन अभी हम देख रहे हैं क्या साथियों, विशेषताएं। चलिए, उल्टी तपाई विधि से पकाए गए भांड। जी हाँ दोस्तों, यह एक प्रकार से वैज्ञानिक विधि है, जिसे वर्तमान में एक अलग नाम से जाना जाता है। वर्तमान में देखिए दोस्तों, ये उल्टी तपाई विधि में क्या होता था, उल्टी तपाई विधि के अंदर होता था, जैसे मान लो कोई मर्दभांड है या फिर कोई बर्तन है, फॉर एग्जाम्पल इसे उल्टा रख दिया जाता था इस प्रकार से। ये मैं वैसे ही बना रहा हूँ नॉर्मली, इसे उल्टा, इसका आधा भाग जो होता था वह जमीन के नीचे होता था। ठीक है, जैसे कि आधा भाग जमीन के नीचे होता था और आधा भाग होता था जमीन के ऊपर। ये कोई मर्दभांड है, मटकी जैसा मान लो आप, एक बार मानने के लिए, समझाने के लिए सिर्फ ये उल्टी तपाई विधि क्या होती थी। और इसके अलावा इसका आधा भाग जमीन में होता था, और इसके ऊपर जो इसे फूस से भर दिया जाता था, थोड़ी थोड़ी सी हवा भी लगती रहे ताकि, ठीक है, और इसे फिर तपाया जाता था। ठीक है साथियों, इसे तपाने के बाद में साथियों फिर क्या होता था, फिर ऐसे मर्दभांड बाहर निकलते थे, है ना। तो इस विधि को क्या कहते हैं, उल्टी तपाई विधि से पकाए गए भांड, है ना साथियों। तो ये पकाए गए भांड थे। इसे वर्तमान में बोलते हैं जैसे अपचयन की स्थिति में जलन और ऑक्सीकरण की स्थिति में जलन। ठीक है साथियों, फायरिंग अंडर द रिड्यूसिंग कंडीशन एंड फायरिंग अंडर द ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन, ये बोलते हैं वर्तमान जो वैज्ञानिक विधि है, इसमें उसे इस नाम से जाना जाता है। चलिए साथियों, आगे हम देखते हैं चित्रित व अलंकृत भांड। जी हाँ दोस्तों, हमें कुछ प्रकार के चित्रित भांड व कुछ अलंकृत भांड भी मिलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, धीरज धरिए थोड़ा सा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि अलंकरण कैसे किया करते थे। 3 विधियां थी महत्वपूर्ण अलंकरण करने की, और अच्छे से समझाऊंगा आपको। देखिए दोस्तों, इसे अच्छे से समझेंगे, इस टॉपिक को आज ही समझेंगे, और उसके बाद में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से सब कुछ यहीं समझ लेंगे हम। ठीक है साथियों, देखिए इसके अलावा अलंकरण जो है, जो डिजाइन है, वह ज्यामितिक जियोमेट्रिक होती थी। ठीक है साथियों, तो ये भी हम देखेंगे। चलिए अब हम समझेंगे क्या, अलंकरण को, कि किस प्रकार से अलंकरण किया जाता था, किस प्रकार से चित्रित या फिर किस प्रकार से डिजाइनें बनाई जाती थी, इसकी क्या क्या विधियां थी। तो इसकी 3 महत्वपूर्ण विधियां हैं। चलिए हम आगे देखेंगे। चल संपत्ति के अंदर हम देख रहे हैं विशेषताओं में, तो अलंकरण की अन्य विधियां, जो विधियां इसमें, एक तो है खिंचत विधि,
एक है ऊपर से चिपकाई विधि और एक है कुरेद विधि। जी हाँ दोस्तों, ये 3 विधियां हैं, ठीक है, अलंकरण करने की। अब ये तीनों विधियों के बारे में हम देखते हैं। देखिए खिंचत विधि क्या होती है। खिंचत विधि साथियों, देखिए जो बांस होता था ना, बांस, ठीक है, बांस का क्या किया जाता था, बांस की जो लकड़ी है उसके तीखी तीखी नुकीली तिलियां बना ली जाती थी बांस की लकड़ी की, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे मान लीजिए ये कोई भांड है, ये कोई बर्तन है, फॉर एग्जांपल ये कोई बर्तन है, इसे मान लीजिए आप, है ना। तो बांस की तीखी तीखी तिलियां या फिर नुकीली तिलियां बना ली जाती थी, ठीक है। उसके बाद में उन्हें इस गीली मिट्टी के बर्तन पर या फिर इस मिट्टी के बर्तन पर चिपका दिया जाता था, ठीक है। जैसे कि इसे किसी भी प्रकार में चिपकाया जा सकता था। हम इसे लहरदार तरीके में ऐसे भी चिपका सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे खड़ी रूप में भी चिपका सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे आड़े रूप में भी चिपका सकते हैं, पर डिजाइन करने के लिए। तो ये क्या है साथियों, ये बांस की जो तिलियां है ना, ये बांस की तिलियां हैं, इन्हें चिपका दिया जाता था। ये शुरू में जो बर्तन होता था मिट्टी का, तो ये थोड़ा गीला होता था, तो इनमें ये चिपक जाती थी, है ना, इस प्रकार से। ये देखिए ऐसे डिजाइन बना दी जाती थी इस प्रकार से। तो ये खिंचत विधि कहलाती है। तो खिंचत विधि में बांस की तिलियां बनाई जाती थी छोटी छोटी, और उन्हें या तो लहरदार तरीके से या फिर खड़ी या फिर आड़ी किसी भी रूप में बर्तनों पर चिपका दिया जाता था और डिजाइन बन जाती थी। इसके अलावा ऊपर से चिपकाई विधि, ऊपर से चिपकाई विधि यानी कि साथियों नाम से ही पता चल रहा है कि ऊपर से कुछ चिपकाया जाता होगा। तो देखिए इस विधि में क्या होता था, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर जो मृद भांड है, जो मिट्टी के जो भांड है, जो बर्तन है, उन पर किस प्रकार से अलंकरण किया जाता था, किस प्रकार से डिजाइन किया जाता था, हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर से चिपकाई विधि, फॉर एग्जाम्पल ये एक बर्तन है, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए। तो ये एक बर्तन है, ये है गीली मिट्टी का बर्तन है, ठीक है। और गीली मिट्टी का ही कुछ हमने जैसे कोई डिजाइन बनाया या फिर छोटी छोटी गोलियां बनाई और इसके ऊपर ही चिपका दी, ठीक है। जैसे कि गीली मिट्टी का बर्तन है और गीली मिट्टी के बर्तन पर ही कुछ गोल गोल या फिर कुछ भी अलग से कुछ भी डिजाइन इस पर ही चिपका दी, तो ये क्या होगी, ऊपर से चिपकाई विधि, ठीक है। इसके अलावा कुरेद विधि, ये एक बर्तन है मान लीजिए, कुरेद विधि। इस कुरेद विधि में क्या होता था साथियों, बांस की जो तीलियां हैं उन्हें तीखी तीखी तीलियां, एकदम नुकीली तीलियां तैयार करके उन तीलियों से इसे कुरेदा जाता था। ऐसे कुरेद के कुचर कर हम कह सकते हैं, कुरेद कर हम यहाँ पर क्या करते थे, डिजाइन करते थे। कोई भी फॉर एग्जाम्पल डिजाइन कुरेद के कुचर कर हम यहाँ पर डिजाइन बना देते थे। तो साथियों यह 3 विधियां थी आहट सभ्यता के अंतर्गत जो मर्द भांडों पर अलंकरण किया गया था, उसकी 3 विधियां थी। खिंचत विधि थी, ऊपर से चिपकाई विधि थी और कुरेद विधि थी। खिंचत विधि में बांस की नुकीली तीलियों को हम आड़ी टेढ़ी तिरछी लहरदार कैसी भी लगा के गीली मिट्टी के बर्तन पर चिपका देते थे, यह बन जाती थी एक प्रकार से डिजाइन। और ऊपर से चिपकाई विधि में मिट्टी के ही बर्तन पर मिट्टी की ही कुछ डिजाइन बना के चिपका देते थे। और कुरेद विधि के अंदर हम बांस की नुकीली जो तिली है उससे कुरेद कर हम अच्छी डिजाइन बना देते थे, कुछ भी आकृतियां बना देते थे। तो ये थी विधि साथियों अलंकरण की। चलिए अब हम आगे देखते हैं मर्द भांड। तो मर्द भांड में हम देखेंगे बहुत से मर्द भांड हमें मिले हैं। देखिए तो ये इस प्रकार के हमें यहाँ पर मर्द भांड मिलते हैं। इसमें कोई ज़्यादा आपको हम कहते हैं कि लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। जैसे कि कटोरे मिले हैं और तश्तरियाँ मिली है। तश्तरियाँ हम प्लेट होती है ना साथियों, प्लेट खाना खाते हैं एज इसी प्रकार की होती है तश्तरियाँ। और तसला मिला है। तसला कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसे परातनुमा, आटा गूंदने वाला नहीं होता क्या, आटा गूंदते अपने, है ना, उस टाइप का कुछ होता है, ऐसे धामा टाइप या फिर परातनुमा, ठीक है। लोटा तो सब जानते ही होंगे। इसके अलावा गहरा कटोरा, थोड़ा गहरा कटोरा मिला है। ढक्कन, ठीक है, ढक्कन। चलिए इसके अलावा हैंडल वाले बर्तन भी मिले हैं कुछ, और इसके अलावा ऊंची गर्दन वाले घड़े भी मिले हैं कुछ, सुराईनुमा। तो ये जो है यहाँ से ऐसे मर्दबाण मिले हैं। और मर्दबाण कैसे मिले हैं, किस प्रकार के मर्दबाण थे, वो मैं आपको बता चुका हूँ। मर्दबाण पे लाल और काले रंग के मर्दबाण मिले हैं। उल्टी जो विधि है, उल्टी तपाई विधि से तपाए गए मर्दबाण मिले हैं। इसके अलावा मर्द भांडों पर किस प्रकार का अलंकरण होता था वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा ये मर्दबाण मिले हैं। नॉर्मली इजीली आप सब ये याद कर लोगे। चलिए, और मिट्टी के पुरातत्व उपकरण। अब मिट्टी के उपकरणों में हम देखेंगे तो देखिए दोस्तों, सिर खुजलाने वाला यंत्र, सिर खुजलाने का यंत्र। अब देखिए मिट्टी के पुरातत्व उपकरण में क्या मिला है, तो मिला है एक है सिर खुजलाने का यंत्र। अब साथियों ये मिट्टी का यंत्र होता था, अब इससे सिर खुजलाते थे। देखिए अपने आनंद के लिए खुजलाते होंगे, लेकिन जो भी खुजलाते होंगे, लेकिन मैंने जब इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि मिट्टी का बना हुआ है ये, और इससे जब सिर खुजलाते होंगे तो सिर में भी मिट्टी चली जाती होगी ना। लेकिन साथियों वहाँ के लोगों ने जो सही समझा अपने लिए वो बनाया, ठीक है। तो हमें मिलता है एक तो सिर खुजलाने का यंत्र। इसके अलावा कर्णाभूषण मिलते हैं हमें, लगभग 27 कर्णाभूषण मिलते हैं, 27, ठीक है। इसके अलावा मनके मिलते हैं हमें कुछ। इसके अलावा बैल, इसे क्या बोलते हैं साथियों, बनासियन बुल। बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है, इसे याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। बनासियन बुल या फिर बनासियन बुल्स। यहाँ पर जो बैल के जो टेराकोटा की जो मरण मूर्तियां हैं, टेराकोटा की हम कह सकते हैं अग्नि में पकाई हुई, आग में पकाई हुई जो मरण मूर्तियां हैं, वो जो बैल की मूर्ति है उसे क्या कहा गया साथियों, बनासियन बुल कहा गया है, ठीक है। तो इसकी भी यहाँ पर हमें जो है उपकरण, यह भी जो हमें इसकी जो मूर्ति है वह हमें मिलती है। इसके अलावा देखिए नारी की मूर्ति,
ये देखिए नारी की मूर्ति भी हमें यहाँ से मिलती है। और देखिए नारी की मूर्ति कुछ इस प्रकार की मिलती है। देखिए दोस्तों, इसका ना सर नहीं मिला, ऊपर सर नहीं है, लेकिन जो नीचे की जो शेप है उसे देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये नारी ही है, और पता भी चल रहा है। और इसने कुछ नीचे कुछ लहंगा टाइप का कुछ पहना हुआ है साथियों, और कुछ आभूषण भी अपने नाभि से नीचे कुछ आभूषण भी पहने हुए हैं जो हम देख सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ के इस प्रकार की अगर मूर्तियाँ होती होगी तो जो स्त्रियाँ हैं वह इस प्रकार के जो नखरे हैं या फिर इस प्रकार के जो आभूषण है वह भी पहना करती होगी। ठीक है साथियों, तो इस बिना सर वाली मूर्ति मिली है। ठीक है, वैसे मानवाकृतियों के अंदर 4 मानवाकृति मिली, जिसमें 2 महिलाओं की है, 1 पुरुष की है और 1 अभी भी संदिग्ध है, वह किसकी है अभी इतना मालूम नहीं है। तो नारी की मूर्ति मिली है इस प्रकार की। ठीक है साथियों, चलिए और आगे देखते हैं हम झावा, या आपको कहीं कहीं मिलेगा झाबा। ठीक है साथियों, ये क्या है? ये झावा, ये झाबा क्या है साथियों? ये बहुत ही अच्छी चीज है, इसको हम कह सकते हैं स्किन रबर। ठीक है, यह हमें मिला है यहाँ के जो पुरातत्व, हम यहाँ के पुरावशेष पढ़ रहे हैं, जो उपकरण मिले हैं, तो ये झावा मिला है हमें यहाँ से। झावा या झाबा इसे हम कह सकते हैं स्किन रबर। देखिए दोस्तों, इसकी स्किन रबर आप अभी वर्तमान में भी इसका यूज करते होंगे। आपने नाम सुना है मैलखोरा? हम बोलते हैं ना गांव में कि हमें मैलखोरा से मैल उतारते हैं शरीर का। ठीक है साथियों, मिट्टी का बना होता है, पक्की हुई मिट्टी का बना होता है मैलखोरा। ठीक है साथियों, ऐसा ही ये सिर खुजलाने वाला भी पक्की हुई मिट्टी का बनता होगा, जिससे मिट्टी इतनी ज्यादा नहीं जाती होगी सर में। वैसा ही ये झावा भी होता था जो मैल उतारने का काम आता था साथियों। देखिए, इसे हम कहते हैं स्किन रबर। ये मैल उतारने का मतलब था, नहाते समय अपने कई बार यूज करते हैं ना मैल खोरे का, बस वैसा ही ये कुछ उसी प्रकार का होता था। ठीक है साथियों, समझ गए होंगे, कुछ शब्द राजस्थानी भी आ रहे हैं तो आप आराम से समझ जाओगे। इसके अलावा हमें यहाँ क्या मिला है? पूजा की थाली मिली है। जी हाँ दोस्तों, पूजा की थाली मिली है। यहाँ पर आप ये थालियां देख भी सकते हैं, ये सिलबट्टा है, यहाँ पर ये कुछ बड़े बड़े गहरे कटोरे भी हैं। देखिए, पूजा की हमें थाली मिली है, ये मिल गई पूजा की थाली। ठीक है, ये रही पूजा की थाली। तो पूजा की थाली मिली। इस पूजा की थाली के अंदर हमें देखिए दोस्तों, नाग नागिन, जो नाग देवता या फिर नागिन देवी है, या फिर नाग नागिन देवी देवताओं की जो है, हमें मिट्टी की यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियां भी मिलती है इस थाली के अंदर। और इसी थाली में एक दीपक रखने का भी स्थान हमको मिला है। ठीक है, दीपक रखने का भी स्थान हमें मिलता है, जो कि अनुमान लगाया जाता है कि इस थाली को पूजा के लिए काम में लिया जाता होगा, इसीलिए इसे पूजा की थाली कहा गया है, क्योंकि इसके बीच में दीपक रखने की भी जगह है। तो इसमें दीपक जला दिया जाता होगा और देवी देवताओं की जो क्या है साथियों, पूजा की जाती होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें एक प्रकार से पूजा की थाली मिलती है। इसके अलावा धातु गलाने का यंत्र। देखिए दोस्तों, धातु गलाने का यंत्र हम पढ़ रहे हैं चल संपत्ति के अवशेष के अंदर। तो धातु गलाने के यंत्र में क्या होता था साथियों, यहाँ पर एक प्रकार से 4 बाई 3 फुट का साथियों क्या मिला है? एक बड़ा चूल्हा मिला है। ठीक है, 4 बाई 3 फुट का एक बड़ा चूल्हा मिला है। और इस चूल्हे का अनुमान ऐसा लगाया गया कि इतना बड़ा चूल्हा है तो शायद इसका जो प्रयोग है वह तांबा गलाने के लिए किया जाता होगा, या फिर धातु को गलाने के लिए साथियों किया जाता होगा। तो धातु गलाने का भी एक यंत्र मिला है। हम देखते हैं भट्टी टाइप भट्टियों में, तो उसी प्रकार का ये एक यंत्र हमें यहाँ से मिलता है। चलिए, खिलौने हमें मिले हैं यहाँ। खिलौने के अंदर हमें जैसे बैल की कुछ, मैंने अभी आपको बताया बैल की कुछ मूर्तियां मिल जाती है। ठीक है, हाथी की कुछ मूर्तियां हैं, तो खिलौने भी हमें मिलते हैं। इसके अलावा दीपक मिले हमें, 6 दीपक मिले हैं हमें यहाँ से, और गोलियां भी मिली है, लगभग 54 गोलियां। ठीक है, इसके अलावा मानवाकृतियां, 4 मानवाकृतियां मिली है हमें यहाँ से। इसके अलावा पहिए मिले हैं हमें यहाँ से, 3 पहिए मिले हैं, 54 ये हमें गोलियां मिलती है। देखिए दोस्तों, जो मानवाकृतियां मैंने आपको बताया 4 मानवाकृतियां हैं, जिसमें से 2 महिलाओं की है और 1 पुरुष की है और 1 अभी भी संदिग्ध है। ठीक है, इसके अलावा पहिए मिलते हैं हमें, पहिए गोल पहिया आप जानते हो सभी, और गोलियां मिली है छोटी छोटी 54, और दीपक मिले हैं हमें 6, खिलौने जिसमें बैल और हाथी के हमें मिले हैं, और धातु गलाने के यंत्र और पूजा की थाली के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। तो यह हमें चल संपत्ति को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मिट्टी से बनी हुई कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ये सिलबट्टा भी है, हम इसे आगे पढ़ेंगे भी सिलबट्टे को भी। चलिए, तो ये कुछ आप बर्तन देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, एक और विशेष चीज़, खपरेल। खपरेल मिलती है हमें यहाँ से, खपरेल। देखिए खपरेल क्या होती है, आपने ऐसा कभी देखा है छतों पर या फिर झोपड़ियों पर कुछ इस प्रकार की टाइल टाइप? देखिए ये डिजाइन सी है, ये आपने देखी होगी ऐसी साथियों, तो इन्हें बोलते हैं खपरेल। देखिए ये एक के ऊपर एक रख के इस प्रकार से यहाँ पर रख के छत बनाई जाती है इससे, तो इस प्रकार की आपने शेप देखी होगी, तो इन्हें खपरेल कहते हैं साथियों। ठीक है, और खपरेल भी हमें यहाँ से मिले हैं। ठीक है, इन्हें आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम ताम्र उपकरण। ताम्र उपकरण के अंदर साथियों क्या मिली है? कुल्हाड़ी मिली है, इसके अलावा छल्ले मिले हैं कुछ तांबे के, इसके अलावा चूड़ियाँ मिलती है हमें तांबे की, इसके अलावा चाकू मिलते हैं, और सूरमे की सलाई मिलती है। ठीक है, सूरमे की सलाई अस्थि की भी मिलती है, हड्डी की भी, और तांबे की भी हमें मिलती है। देखिए दोस्तों, सूरमे की सलाई हमें क्या बताती है? तो महिलाएं सूरमा लगाती होगी, या फिर पुरुष भी जो है सूरमा लगाते होंगे, तो यह एक प्रकार से सूरमे के भी साक्ष्य हमें देती हैं। और यहाँ पर आप कुछ ताम्र उपकरण देख भी सकते हैं, हालांकि ये काले काले हैं बहुत ज़्यादा, नॉर्मली आप इन्हें देख सकते हैं कि किस प्रकार के ये उपकरण हुआ करते थे साथियों। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम देखेंगे पाषाण निर्मित उपकरण। हमने ताम्र निर्मित उपकरण देखे, मिट्टी से निर्मित उपकरण देखे, अब हम देखेंगे पाषाण निर्मित, पत्थर निर्मित उपकरण, जिसके अंदर देखिए दोस्तों, राम शेकाश्म
यह भी एक प्रकार का पत्थर है, और चकमक पत्थर के उपकरण। ठीक है, चकमक पत्थर की मैंने आपको बात की थी ना अभी शुरू में कि दीवारों के अंदर चमक के लिए लगाए जाते थे, तो उसी प्रकार से रामशेकाश्म और चकमक पत्थर उपकरण यूज में लिए जाते थे। अब ये देखिए दोस्तों, जो ये पत्थर के जो उपकरण मिले हैं ना, ये किस काम में आते थे? छीलने के, छेद करने के तथा काटने के रूप में इनका जो है इनको काम में लिया जाता था। बहुत नॉर्मल है, बहुत इजी है, इसमें कोई समझने वाली इतनी बात नहीं है। नॉर्मली जो पत्थर से जो हमें मिले हैं उपकरण, वह छीलने के काम में आते थे, या छेद करने के काम में आते थे, या फिर काटने के रूप में इसका काम में लिया जाता था। इसके अलावा पत्थर के गोले मिलते हैं हमें यहाँ से, और सिलबट्टे भी हमें यहाँ से मिलते हैं। सिलबट्टा साथियों अभी मैंने आपको दिखाया था, ऐसे सिलबट्टा जिसके ऊपर एक ऐसे पत्थर पड़ा था। जैसे कि आज हम वर्तमान में देखें तो हम चटनी, अगर हम देखते हैं कि हम चटनी बांट कर खाते हैं गाँव के अंदर, है ना, तो ऐसे ही सिलबट्टा हमें यहाँ से मिला है। और साथियों जो सिलबट्टा है ना, सिलबट्टे से ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर अनाज को पीसा जाता होगा। ठीक है, अनाज को पीसा जाता होगा। लेकिन साथियों मैंने आपको अभी बताया कि अनाज के किसी प्रकार के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले हैं। यह केवल अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर इस सिलबट्टे का जो प्रयोग है वह अनाज पीसने के लिए यूज इसका किया जाता होगा। चलिए आगे देखते हैं। हमें यहाँ से लंबे हथौड़े भी मिले हैं। ठीक है, और पत्थर के टुकड़े पर नारी का पैर भी मिला है। एक पत्थर का टुकड़ा है जिस पर नारी के पैर का कुछ छाप मिला है। तो इस प्रकार के जो पाषाण निर्मित उपकरण हमको यहाँ से आहड़ की सभ्यता में, जिसमें हम चल संपत्ति के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, हमें मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं हड्डियों से निर्मित उपकरण। जी हाँ दोस्तों, लगभग कुछ 13 उपकरण ऐसे हैं जो हड्डियों से निर्मित हमें यहाँ पे मिले, लगभग 13 उपकरण। ठीक है, तो उसमें क्या क्या है? तो उसमें सुई है कुछ हड्डियों से निर्मित, इसके अलावा सूरमा लगाने की सलाइयाँ हैं जैसे कि हमने ताम्र उपकरणों के अंदर भी देखी थी, और इसके अलावा चाकू हमें मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब एक विशेष बात हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, आहड़ के मकानों के समीप कई पशु पक्षियों की हड्डियाँ मिली है, जिसमें कौन कौन शामिल है? मछली है, कछुआ है, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, हिरण है और सूअर है। ठीक है साथियों, तो देखिए आहड़ के मकानों के समीप हमें इन हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो साथियों यहाँ से हम 3 प्रकार के अनुमान हम यहाँ से लगा सकते हैं। नंबर 1 पे हम ये कह सकते हैं कि जो आहड़ के जो वासी है, आहड़वासी, वह मांसाहारी होंगे, मांस खाते होंगे, और उन्हें खाकर उनकी जो हड्डियां हैं वह मकान के आसपास या बाहर फेंक देते होंगे, या तो उस वजह से हमें ये हड्डियां मिली है। या फिर दूसरा हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के जो वासी है वह पशुपालन करते होंगे, तो फिर पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद जो हड्डियां वह इनकी हमें इनके मकान के आसपास मिलती है। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि ये हड्डियों से कुछ विशेष प्रकार के उपकरण बनाने का भी काम करते होंगे जो हड्डी से निर्मित होते हैं। जैसे हमने बताया हड्डी की सुई बनती थी, सूरमा लगाने की सलाइयाँ बनती थी, तो हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि हड्डी निर्मित या फिर हड्डियों से कुछ विशेष प्रकार के उपकरण बनाने का भी कार्य यहाँ के लोग, आहड़वासी लोग करते होंगे। तो ये 3 अनुमान हमने यहाँ पर लगाए। ठीक है साथियों, और मांसाहारी का जो अनुमान है वह भी हमने लगाया। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ से हमें कुछ मणियाँ मिलती है, जो कि मणियों के अंदर हम देखेंगे मूल्यवान पत्थरों से परिचित। देखिए जो हमें यहाँ पर मणियाँ मिली है वह जो मणियाँ है वह मूल्यवान पत्थरों से बनी हुई है। ठीक है साथियों, मूल्यवान पत्थरों से बनी हुई है, और मूल्यवान पत्थरों से बनी हुई है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वह मूल्यवान पत्थरों से परिचित थे, उन्हें अच्छे से जानते थे। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, गोमेद व स्टफिक पाषाण से गोल मणिये बनाते थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ के जो लोग हैं वह गोमेद और स्टफिक प्रकार के जो पत्थर है उनसे गोल मणिये बनाते थे। देखिए कुछ तो मिट्टी से निर्मित थे। यहाँ जो मणियाँ मिली है लगभग 251 मणियाँ ऐसे मिली है, ऐसा बहुत सी बुक्स में दिया जाता है। 251 मणियाँ मिली है, जिसमें कुछ मिट्टी से निर्मित थी, लगभग 109 मणियाँ मिट्टी से निर्मित थी। और जो शेष मणियाँ थी, वो शेष जो मणियाँ थी वह देखिए हड्डी, क्रिस्टल, देखिए हड्डी, क्रिस्टल, फयांस, जैस्पर, कॉर्नेलियन, लैपिस लेजुली पत्थर से निर्मित होती थी। ये पत्थर के कुछ प्रकार है, और एक ये है हड्डी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मणियाँ मिली है। जो मणियाँ है वह मूल्यवान पत्थरों की बनी हुई है, और मूल्यवान पत्थरों से बनी हुई है, इसका मतलब यहाँ के जो लोग हैं वह मूल्यवान पत्थरों से परिचित थे। ठीक है, और साथियों गोमेद व स्टफिक पाषाण से भी हमें गोल मणियाँ यहाँ पर मिलती है, और 251 मणियाँ मिली है, जिसमें से 109 मणियाँ है, 109 मणियाँ मिट्टी से निर्मित है, और शेष मणियाँ हड्डी से है, लेपिस लेजुली से है, कॉर्नेलियन से है, फयांस से, जैस्पर और क्रिस्टल से बनी हुई है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर मणियों के बारे में पढ़ा, ये भी चल संपत्ति के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आहड़ के निवासियों के बारे में बात करते हैं। देखिए साथियों, हमने सबसे पहले पढ़ा आहड़ के बारे में, किस प्रकार की यह सभ्यता है, उसके बारे में हमने यहाँ के जो उत्खनन है वह देखा, फिर कालक्रम देखा, फिर यहाँ की जो संपत्ति है उसे हमने 2 प्रकार में बांटा। एक थी अचल संपत्ति और एक थी चल संपत्ति। अचल संपत्ति में हमने भवनों को देखा कि भवन किस प्रकार के बने होते थे, किस प्रकार की नींव होती थी, किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था भवन बनने में। ठीक है, छत कैसे बनाई जाती थी उसकी बात की। फिर हमने चल संपत्ति की बात की। चल संपत्ति में हमने कुछ ताम्र निर्मित उपकरण की बात की, पाषाण निर्मित उपकरण की बात की, और कुछ लोहे के उपकरण भी मिले, 79 उपकरण लोहे के मिले हैं, और इसके अलावा हमने फिर कुछ हड्डियों से निर्मित उपकरणों की बात की। ठीक है, अब हम आगे पढ़ रहे हैं आहड़ के निवासियों के बारे में। आहड़ के निवासी किस प्रकार के हैं? तो देखिए दोस्तों, उत्खनन में नरकंकाल प्राप्त नहीं हुए।
नरकंकाल प्राप्त नहीं होते हैं साथियों। इस वजह से हमें आहड़ के निवासियों के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। मैंने आपको बताया था, लेकिन कुछ भी हमें 4 प्रकार की मानवाकृतियां मिलती है, ठीक है, जिसमें एक तो अभी संदिग्ध है और 2 महिलाओं की है और 1 पुरुष की है। तो उसके आधार पर भी हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए, आहड़वासी को आर्यों की संतान भी माना जाता है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जब आहड़ सभ्यता यहाँ बस रही थी उस समय आर्यों का जो प्रवेश है भारत में हो चुका था, ठीक है। तो ऐसा बताया जाता है कि जो आहड़वासी है वह आर्यों की संतान थे, क्योंकि भारत में आर्य उस समय आ चुके थे, ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आहड़वासी वर्तमान भीलों के पूर्वज थे। देखिए, आहड़ जो कि उदयपुर में है और उदयपुर में भीलों का निवास स्थान रहा है बहुत ज्यादा, मेवाड़ जो क्षेत्र है, तो आहड़वासी वर्तमान भीलों के पूर्वज थे। और इसकी पुष्टि कहां से होती है? इनकी पुष्टि होती है मकान, इसके अलावा स्त्रियों के वस्त्र और मिट्टी के बर्तन। जी हाँ दोस्तों, यह जो स्त्रियों के वस्त्र है, यह जो मिट्टी के बर्तन है, यह जो मकान है, यह भीलों के मकान से, या हम कह सकते हैं यह जो संस्कृति है, यह भीलों की थोड़ी संस्कृति से थोड़ी मिलती जुलती थी। और इसी मिलते जुलते होने के कारण जो अनुमान लगाया गया है कि यह भीलों के पूर्वज होंगे, ठीक है, यह भी अनुमान लगाया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए फिर आगे देखते हैं यहाँ के निवासियों के बारे में। आहड़वासी शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होते थे, ठीक है। शाकाहारी की बात की तो मैंने आपको बताया था, यहाँ हमें जो बर्तन है उनमें हमें क्या मिलता है साथियों, धान की जो भूसी है वह चिपकी हुई मिलती है बर्तन पर। हालांकि किसी प्रकार के अनाज धान हमें नहीं मिलता है, लेकिन धान की भूसी चिपकी हुई मिलती है, तो उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, धान वगैरह जो चावल है वह यहाँ के लोग उसका जो खाया करते थे। इसके अलावा मांसाहारी से हमने अभी आपको बताया कि मकान के पास मछली के या फिर सूअर के बहुत सी हड्डियां हमें मकान के पास मिलती है, तो उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग हैं वह मांसाहारी भी होते होंगे। आहड़वासी चावल का प्रयोग करते थे, ठीक है साथियों, चावल का प्रयोग करते थे, लेकिन मैंने अभी आपको बता दिया कि चावल किसी प्रकार से यहाँ पर नहीं मिला है, केवल धान की भूसी चिपकी हुई मिली है बर्तनों पर। और सिलबट्टे में भी हमें सिलबट्टा भी मिला है, जिसका सिर्फ अनुमान लगाया गया कि सिलबट्टे का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता होगा। हालांकि किसी प्रकार का अनाज के जो दाने हैं वह सिलबट्टे पर हमें नहीं मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। आहड़ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, यहाँ पर खेती भी होती थी और यहाँ पर आखेट भी किया जाता था, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रामीण संस्कृति थी ये, तो ग्रामीण में क्या काम होता था साथियों, गांव में क्या होता है, खेती होती है, और गांव में क्या होता है, पशुचारी होती है। तो खेती और पशुचारी होती थी। इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था थी वह मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, इसके अंदर खेती भी की जाती थी और आखेट यानी शिकार भी किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। खेती के व्यवसाय से सुपरिचित, ठीक है, जैसा कि गांव के अंदर सभी खेती करते हैं, तो आहड़वासी भी खेती से सुपरिचित थे। इसके अलावा आगे देखते हैं। एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल, एक यहां से मुद्रा मिली है, देखिए दोस्तों, एक यहां से मुद्रा मिली है, उसमें एक और तो त्रिशूल है, ठीक है, तथा दूसरी ओर क्या है, दूसरी ओर अपोलो देवता अंकित है, अपोलो देवता अंकित है, जो कि तीर व तर्कश युक्त है। इस पर यूनानी भाषा का लेख अंकित है। यह एक प्रकार की मुद्रा मिली है जिसमें एक तरफ तो त्रिशूल है और दूसरी तरफ अपोलो देवता का चित्र है और तीर व तर्कश लिए हुए हैं अपोलो देवता, और इस पर यूनानी भाषा में लेख अंकित है। हालांकि लेख में क्या लिखा हुआ है, इस लेख को अभी समझा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया क्या लिखा हुआ है, लेकिन इस प्रकार की हमें एक मुद्रा मिलती है, ठीक है साथियों। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और यह जो है यह हमें विदेशी से संबंध, एक प्रकार का यह साक्ष्य है हमारे पास कि जो आहड़ सभ्यता है इसका विदेशियों से भी संबंध था, ठीक है साथियों। और हमें देखिए आहड़ के जो मृदभांड है वह भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो से मृदभांडों से मिलते जुलते हमें मिलते हैं। तो ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने अंतिम चरण के अंदर मेवाड़ में प्रवेश कर गई थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जो संस्कृति है वह मेवाड़ संस्कृति से अपने अंतिम चरण में मिल गई होगी, ऐसा अनुमान भी लगाया जाता है, ठीक है साथियों। और जैसे मैंने आपको बताया था लोहे के भी कुछ उपकरण मिले हैं, तो ऐसा भी बताया जाता है कि आहड़ सभ्यता के अंदर लोहा सभ्यता का भी प्रवेश हो चुका था। तो ये बहुत से अनुमान लगाए जाते हैं। इसके अलावा धातु मुद्राएं भी मिली है साथियों। तो धातु मुद्राएं मिली है तो ये एक प्रकार से हमें व्यवसाय के बारे में बताती है, व्यापार व्यवसाय के बारे में हमें बताती है। मुद्राओं से जो विनिमय का जो काम है, विनिमय के साधन हुआ करती थी ये, ठीक है साथियों। तो ये हमें अनुमान लगाने को यहाँ मिलता है। इसके अलावा देखिए रंगाई व छपाई के व्यवसाय के भी साक्ष्य मिलते हैं। हमें यहाँ पर क्या मिला है, हमें यहाँ रंगाई या छपाई करने वाले ठप्पे मिले हैं साथियों, ठप्पे के साक्ष्य मिले हैं। और उन ठप्पे के आधार पर हम कह सकते हैं कि शायद यहाँ के जो लोग हैं वह संभवतः रंगाई व छपाई का व्यवसाय में भी संलग्न होंगे, जुड़े होंगे। चलिए आगे देखते हैं। हम आहड़ सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आहड़ संस्कृति के प्रमुख स्थलों के बारे में बीच में हमने जाना था। आहड़ है, इसके अलावा गिलुंड है और बालाथल है और ओजियाना है। इसको हमने मैप में अच्छे से समझा था, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य स्थल मिले हैं, हमें कुछ अन्य स्थल मिले जो कि इसी सभ्यता से संबंधित है, मिलते जुलते हैं, जिसके अंदर दारोली है, दारोली उदयपुर के अंदर है। इसके अलावा हिंगवानिया है चित्तौड़गढ़ में, नागोली है साथियों चित्तौड़गढ़ में, अमली है भीलवाड़ा में, इसके अलावा झाडोल है उदयपुर के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ अन्य स्थल भी हमें यहाँ से मिलते हैं, ठीक है साथियों। चलिए और महत्वपूर्ण यह है हमारे पास स्थल। चलिए
अब आहड़ सभ्यता के पतन के बारे में बात करें तो इसके पतन का कोई विशेष रूप से किसी ने नहीं बताया। इसके पतन का सिर्फ इस गोपीनाथ शर्मा जी बताते हैं कि इसका पतन या तो भूकंप से या फिर आहड़ नदी का प्रवाह या बाढ़ या फिर आक्रमण आदि किसी से भी, मतलब इसका जो विध्वंस है वह हुआ होगा, या तो बाढ़ से हुआ होगा या फिर किसी आक्रमण से हुआ होगा या फिर नदी ने अपना प्रवाह बदल लिया होगा, किसी भी प्रकार से इसका जो है पतन हुआ होगा, ऐसा बताया जाता है। किसके द्वारा? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के द्वारा। ठीक है साथियों, तो ये आहड़ सभ्यता के बारे में हमने जाना पूरा अच्छे से। और अब हम आगे देखेंगे बालाथल के बारे में। देखिए, आहड़ को मैंने अच्छे से पढ़ा और आहड़ सभ्यता का ही महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है बालाथल है। हमने गिलूंड भी देखा और ओजियाना भी देखा, तो अब बालाथल को पढ़ेंगे हम, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें टॉपिक के अंदर आहड़ है, बालाथल है और गणेश्वर है। तो पहला हमने आहड़ कंप्लीट किया अच्छे से, अब हम पढ़ेंगे बालाथल। तो बालाथल की स्थिति कहाँ है? तो साथियों वल्लभनगर तहसील उदयपुर में है। ठीक है, लगभग उदयपुर से 42 किलोमीटर दूर यह स्थित है। ठीक है, बालाथल ग्राम के पूर्वी छोर पर 5 एकड़ में फैला एक टीला है। ठीक है साथियों, 5 एकड़ में एक फैला हुआ टीला है, वहीं पर ये जो काम है उत्खनन का वह होता है। और उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए साथियों, 1993 ईस्वी में प्रोफेसर VN मिश्र के नेतृत्व में, देखिए VN मिश्र के नेतृत्व में क्या होता है? डॉक्टर VS शिंदे, डॉक्टर RK मोहंते तथा डॉक्टर ललित पांडे ने उत्खनन का कार्य किया। किसके नेतृत्व में? हालांकि इसे याद रखना, VN मिश्र के नेतृत्व में। ठीक है साथियों, प्रश्न आया हुआ है तो VN मिश्र के नेतृत्व में किया गया। चलिए आगे देखते हैं। उत्खनन में 22 परतों की पहचान की गई। ठीक है साथियों, परत दर परत मिली। जैसे कि हमने देखा कि आहड़ सभ्यता में हमें 8 परतें मिलती हैं, यानी कि इससे हम अनुमान लगाते हैं कि आहड़ सभ्यता जो है वह 8 बार बसी होगी और 8 बार उजड़ी होगी। मतलब एक परत, फिर उसी के ऊपर मिट्टी डाल के फिर मकान बना दिए गए, फिर विध्वंस हुआ, फिर मिट्टी डाल के फिर मकान बना दिए गए, ऐसे 8 लेयर्स मिली। वैसे ही हमें उत्खनन में यहाँ पर 22 परतों की हमें यहाँ पर पहचान हमने की है। चलिए कालक्रम देखें तो बालाथल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता के मध्य का समय 2350 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। यानी कि बालाथल की जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है उसके बीच का जो समय माना जाता है वह 2350 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। और ये जो साइट है साथियों, ये बालाथल साइट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से ये दीवारें हैं, उत्खनन का कार्य यहाँ पर चल रहा है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। पुरावशेष महत्वपूर्ण है कि हमें क्या क्या पुरावशेष मिले हैं बालाथल से। तो देखिए, हमें 2 प्रकार से पुरावशेष मिलते हैं। एक तो परिष्कृत है, परिष्कृत यानी कि सुधरे हुए बढ़िया अच्छे से। दूसरे हैं अपरिष्कृत यानी थोड़े भोंडे प्रकार के। ठीक है, तो देखिए परिष्कृत के अंदर हम देखेंगे प्यालियां और कटोरी। इसके अलावा मृदभांड काले लाल काले रंग के। ठीक है, कुछ काले हैं, कुछ लाल है और कुछ लाल काले रंग के हैं। ठीक है, तो हमें परिष्कृत मृदभांड के अंदर क्या मिलती है साथियों? कुछ प्यालियां मिलती है और कुछ कटोरे मिलते हैं, जो कि कैसे हैं? काले हैं, लाल है या फिर लाल काले हैं। और साथियों हमने भी पढ़ा था आहड़ सभ्यता, और आहड़ सभ्यता के जो मृदभांड है वह भी लाल काले हैं। और हमने फोटोज भी देखी थी कुछ कि ऊपर से कुछ काले होते थे और नीचे से लाल होते थे, और जो पूरा जो जैसे हम मटकी टाइप का जो मृदभांड था वह अंदर से पूरा काला होता था और बाहर से लाल और काला दोनों रंग में होता था, हमने देखा था। तो इसी प्रकार के कुछ यहाँ पर भी हमें मिलते हैं। और यहाँ के जो मृदभांड है वह भी हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता से, मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम कहते हैं, उससे मिलते जुलते हमें मिले हैं। ठीक है साथियों, और अपरिष्कृत के अंदर में क्या मिलता है? अपरिष्कृत में गोलाकार मिट्टी के घड़े मिले हैं, भूरे व काले रंग के। ठीक है, गोलाकार मिट्टी के घड़े जिनका रंग कैसा है? भूरे व काले रंग के। ठीक है, देखिए दोस्तों, 2 प्रकार से मिले, परिष्कृत और अपरिष्कृत। अपरिष्कृत यानी कि कुछ भोंडे और परिष्कृत यानी कि सुथरे हुए कुछ अच्छे प्रकार के। लेकिन जो ज्यादा मात्रा में मिले हैं, ज्यादा मात्रा में क्या मिले हैं साथियों? अपरिष्कृत, है ना, अपरिष्कृत। ये जो मृदभांड है ना साथियों, ये हमें ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। और ये अपरिष्कृत है यानी कि पूरी तरीके से अच्छे से अग्नि में पकाए गए नहीं है, मतलब अधपके से हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें अपरिष्कृत कहा गया है, जो कि भूरे व काले रंग में है। चलिए, ताम्र निर्मित औजार मिले हैं यहाँ से, जैसे कि गंडासे, चाकू, उस्तरे, चूलदार बाण, बाणों का अग्रभाग, बाण का होता है ना तीखा नुकीला भाग, अग्रभाग। ठीक है, तो ये कुछ ताम्र उपकरण मिले हैं। और तांबे के सिक्के भी मिले हैं जिन पर हाथी और चंद्रमा की आकृतियां भी उत्कीर्ण है। तो ये कुछ हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं? ताम्र उपकरण मिलते हैं। इसके अलावा देखिए अन्य पुरावशेष क्या मिले हैं? अन्य पुरावशेष में कपड़े के अवशेष मिले हैं। जैसा कि जब हम पढ़ते हैं बैराट सभ्यता पढ़ते हैं तो वहां भी हमें कुछ कपड़े के अवशेष मिलते हैं, वैसे ही हमें यहाँ भी कपड़े के अवशेष मिले हैं। मिट्टी की बनी सांड की आकृति, ठीक है, मृण मूर्ति, सांड की मिट्टी की बनी हुई आकृति में हमें मूर्ति मिलती है। और बैल व कुत्ते की मृण मूर्तियां मिलती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वह बैल और कुत्ते से परिचित थे। और 11 कमरों का एक दुर्ग मिला है, बड़ा दुर्ग। ठीक है, 11 कमरों का एक बड़ा भवन मिला है, या हम कह सकते हैं 11 कमरों का एक दुर्ग मिला है यहाँ से।
पशुपालन, कृषि व आखेट के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले, तो प्राचीनतम कृषि पशुपालन के जो साक्ष्य है वह बागोर से मिलते हैं हमें। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। लोहा गलाने की भट्टियां भी मिली है। जी हाँ दोस्तों, 5 भट्टियां मिली है यहाँ से, लोहा गलाने की भट्टियां। लोहे के औजार भी मिले हैं। ठीक है, लोहे के औजार भी मिलते हैं यहाँ से, लोहा गलाने की भट्टियां भी मिलती है और 5 भट्टियां मिलती है यहाँ से। ठीक है, कहाँ से, बालाथल से। चलिए बालाथल के बाद हम गणेश्वर पढ़ते हैं। इनके बारे में इतनी जानकारियां नहीं है, लेकिन जो आहड़ थी उसका विस्तृत अध्ययन किया गया, विस्तृत उत्खनन किया गया, इसलिए उसके बारे में हमें बहुत सी जानकारी मिलती है। लेकिन बालाथल और गणेश्वर की सभ्यता के बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है। चलिए अब गणेश्वर सभ्यता हम देखेंगे। तो गणेश्वर सभ्यता की स्थिति देखें तो गणेश्वर का टीला, तहसील नीम का थाना, सीकर। ठीक है साथियों, नीम का थाना में है। नीम का थाना कहाँ है, सीकर के अंदर है, और गणेश्वर का टीला है। ठीक है साथियों, इसके अलावा ये जो नदी है ये कांतली नदी के उद्गम पर है। ठीक, कांतली या फिर कहीं कहीं आपको कांटली भी मिलेगा, टै लगा हुआ भी मिलेगा, तो एक ही बात है, कांतली या कांटली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्खनन कार्य का श्रेय दिया जाता है रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार को। ठीक है, रतन चंद्र अग्रवाल पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, और विजय कुमार, जैसे कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एग्जाम में टिप्पणी के रूप में रतन चंद्र अग्रवाल पर प्रश्न भी पूछा गया है। चलिए, और कालक्रम हम देखें तो इसमें 2800 ईसा पूर्व का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ के जो मृद भांड मिले हैं या फिर यहाँ से जो हमें कुछ उपकरण मिलते हैं तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि 2800 ईसा पूर्व के रही होगी ये सभ्यता। चलिए, इस विशेषताएं क्या है इसमें, तो देखिए ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। जी हाँ दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी मानी जाती है। अभी मैंने आपको बताया 2800 ईसा पूर्व, ऐसा बताया जाता है कि भाई ताम्रयुगीन संस्कृतियों में जो सबसे प्राचीनतम जो तिथि है वह 2800 ईसा पूर्व जो बताई गई है वही मानी जाती है, और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं इसको साथियों। ठीक है, और ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि जो हड़प्पा है या फिर मोहनजोदड़ो जो सभ्यताएं हैं वहां पर, या फिर कालीबंगा सभ्यता है, यहाँ पर जो तांबा पहुंचाने का जो काम है वह इस गणेश्वर सभ्यता के लोगों के माध्यम से ही किया जाता होगा। ठीक है, तो ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है साथियों। और यहाँ से जो ताम्र, बहुत प्रकार के ताम्र आयुध, ताम्र उपकरण मिले हैं जिसमें 90% शुद्ध तांबा है। जी हाँ दोस्तों, 90% शुद्ध तांबा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से जो ताम्र उपकरण मिले हैं वह 90% शुद्ध तांबे के हैं। ठीक है, अब 90% शुद्ध तांबे के होने का मतलब क्या है, तो या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों को धातु को मिश्रित करने का जो है ना कला, वह नहीं आती थी। जैसे कि हम पढ़ते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वह धातुओं का मिश्रण करना सीख जाते हैं, और वह तांबा और टीन को मिला के या फिर तांबा जस्ता मिला के कांस्य का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ की जो धातु है वह 90% प्योर तांबा, शुद्ध तांबा है उन धातुओं के अंदर। ठीक है, तो हम शायद ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों को धातु को मिश्रण करना नहीं आता होगा, इसलिए जो प्योर तांबा है वैसा ही रहा। ठीक है साथियों, तो ये हमारे लिए जानना जरूरी है, और इसीलिए कहते हैं इसको क्या, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। चलिए, भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की उत्पत्ति तथा विकास इसी सभ्यता से माना जाता है। ठीक है साथियों, तो ताम्रयुगीन सभ्यता की उत्पत्ति और विकास इसी सभ्यता से माना जाता है, मैंने अभी आपको बताया। चलिए, संभवतः हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा एक ताम्र सामग्री, कालीबंगा तक, देखिए दोस्तों, संभवतः हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा तक ताम्र सामग्री गणेश्वर से ही जाती होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि उन सभ्यताओं तक भी जो गणेश्वर है वहीं से तांबा पहुंचाया जाता होगा। चलिए आगे देखते हैं। भवन, यहाँ के भवन कैसे थे, तो कोई ज्यादा इसमें विशेष नहीं है, 2-3 लाइनें हैं। जैसे कि पत्थरों से भवन निर्माण होता था, पत्थर से बनते थे, इसके अलावा ईंट का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है साथियों, इसके अलावा वृत्ताकार पत्थर के बांध बनाए जाते थे। जी हाँ दोस्तों, पत्थर के बांध बना दिए जाते थे ताकि संपूर्ण बस्ती को बाढ़ से बचाया जा सके, जैसे बाढ़ जैसी कोई आपदा से बचाया जा सके, इसलिए वृत्ताकार बांध बना दिए जाते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए वृत्ताकार पत्थर के बांध हमें कहाँ से मिलते हैं, तो साथियों ये हमें मिलते हैं कहाँ से, गणेश्वर सभ्यता से। चलिए, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त पुरावशेष, यह है हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण। तो पुरावशेष में क्या मिले हैं, तो सैकड़ों ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण मिले हैं जिसमें 90% शुद्ध तांबा है। ठीक है साथियों, आगे हम देखेंगे कुल्हाड़े मिले हैं, तीर मिले हैं, भाले, सुइयां, मछली पकड़ने के कांटे, ताम्र आभूषण। ठीक है, देखिए दोस्तों, मछली पकड़ने के कांटे है ना, ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि मछली पकड़ने के कांटे तांबे कहाँ से मिले, तो ये गणेश्वर से मिले। मछली पकड़ने के कांटे से क्या मतलब है साथियों, इसका अनुमान हम ये लगा सकते हैं कि जो कांतली नदी, हमने भी बताया कि जो सभ्यता है ये कांतली नदी के पास विकसित हुई, उसके तट पर विकसित हुई, तो हम मान सकते हैं कि उस समय कांतली नदी के अंदर काफी पानी रहता होगा, काफी पानी बहता होगा, काफी मछलियां उसमें होती होगी। ठीक है, और इसी वजह से ये क्या है, मछली पकड़ने के कांटे हमें यहाँ से मिले हैं। ठीक है साथियों, चलिए, तो ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। देखिए कुछ ये अलग अलग प्रकार के उपकरण है, कुछ नुकीले उपकरण है यहाँ पर जो कि तांबे से निर्मित है। दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन, ठीक है, ये भी हमें यहाँ से मिलती है, दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन। देखिए ये पिन टाइप भी है, कुछ पिन टाइप की है, ये भी अब कुछ पिन समान है। इसके अलावा तांबे के बाणाग्र मिले हैं हमें यहाँ से। चलिए, मर्दभांड में क्या है साथियों, मर्दभांड के अंदर हमें यहाँ से मिलते हैं संग्रहण के मर्दभान,
यानी कि कोई वस्तु को संग्रहण करने के लिए हमें मर्दबान मिले हैं बड़े, और कलश मिला है, तसले मिले हैं, प्याले, हांडी तथा मिट्टी के छल्लेदार बर्तन, कपिशवर्णी मर्दभांड, ठीक है, इन्हें हम कपिशवर्णी मर्दभांड भी कहते हैं। तो मिट्टी के भांडों में हमें क्या क्या मिले हैं, संग्रहण करने के मर्दभांड, कलश, तसले, प्याले, हांडी तथा मिट्टी के छल्लेदार बर्तन, और जिन्हें हम कपिशवर्णी मर्दभांड भी कहते हैं, ये हमें मिले हैं। और यहाँ पर आपको कुछ ये दिख भी रहे हैं। चलिए, तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पूरा होता है। और अब हमने जो शुरू में विगत वर्ष की परीक्षाओं के प्रश्नों को देखा था, उन्हें हम अच्छे से अब उनका जवाब जानेंगे। और कुछ ये जो यूनिवर्सिटी में आ रखे हैं, अब आप इनका भी जवाब देख सकते हैं। जैसे कि राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यता के प्रमुख स्थलों की अगर हम बात करें, तो आप उसमें जो हमने शुरू में बात की थी आहड़ सभ्यता की या फिर गणेश्वर सभ्यता की हम बात कर सकते हैं। तो इसमें आप नाम दे सकते हैं और गणेश्वर स्थल के बारे में दे सकते हैं, जो कि कांतली नदी के तट पर है, सीकर के अंदर है, नीम का थाना में गणेश्वर टीले पर, ठीक है, जहाँ से हमें तांबे निर्मित कुछ उपकरण मिले हैं। 90% शुद्ध तांबा यहाँ की वस्तुओं में, यहाँ के उपकरणों में होता था, ठीक है। मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। तो गणेश्वर सभ्यता के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। और लघुतर अर्थ में जैसे आहड़ का सांस्कृतिक महत्व बताइए। और एक है श्री आर.सी. अग्रवाल के बारे में भी पूछा गया, रतन चंद्र अग्रवाल के बारे में। तो अब आप इन्हें अच्छे से बता सकते हैं। वैसे ही निबंधात्मक में भी आहड़ सभ्यता की मुख्य विशेषताओं के बारे में आप अच्छे से बता सकते हैं। यहाँ के जो पुरावशेष मिले हैं यहाँ से, उनके बारे में आप अच्छे से बता सकते हैं। किस किस प्रकार के मर्दभांड मिले हैं, उन मर्दभांडों की विशेषताएं क्या क्या है, तो वह भी आप अच्छे से विस्तार कर सकते हैं। राजस्थान में ताम्र युग के विकास की विवेचना कीजिए। तो यह जो प्रश्न है साथियों, इस लेक्चर के माध्यम से इन्हीं सभी का जवाब देने में आप अब सक्षम होंगे, अगर आपने अच्छे से इसे देखा होगा। तो चलिए, अब हम जो कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं प्रश्न, इनके जवाबों को जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा है सेकंड ग्रेड टीचर 2017 में पूछा गया है, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए दोस्तों, नंबर 1 पर क्या है, आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी के क्वार्ट्स के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना, चकमक पत्थर, है ना, मिट्टी को दीवारों को चमकीला बनाने के लिए चकमक पत्थर का यूज होता था। तो साथियों होता था। तो यह कथन हमारा क्या है, सत्य है, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं थे। साथियों ऐसा तो नहीं है, कच्चे ही मकान बनते थे, छतें भी कच्ची होती थी। तो यह असत्य है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा असत्य क्या है, ये। इसके अलावा देखिए, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, जैसे कि हमने बताया शिष्ट नामक कुछ पत्थर होता था जिसमें गारा मिला के नींव बनाई जाती थी। इसके अलावा आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है साथियों। तो जैसे कि 8 बार जो सभ्यता उजड़ी थी और 8 बार बसी थी, तो अलग अलग जो स्तरों पर हमें अलग अलग प्रकार की कुछ सांस्कृतिक परिवर्तन या फिर हम अलग अलग प्रकार के जो विशेष रूप से हमें पुरावशेष मिलते हैं। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि उत्खनन में मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड ग्रेड टीचर 2017 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। कृष्ण लोहित मृदभांड, चित्रित घुसर मृदभांड, चावल और तांबे की वस्तुएं। तो साथियों, कृष्ण लोहित मृदभांड भी है, चावल भी है, तांबा भी है। तांबे की वस्तुएं तो हम पढ़ ही रहे हैं कब से, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ताम्र युगीन संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं। चावल के बारे में मैंने आपको बताया था कि बर्तनों पर चावल की धान की भूसी चिपकी हुई मिली है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग चावल का यूज करते थे। और कृष्ण लोहित मृदभांड भी मिले हैं। लेकिन चित्रित घुसर मृदभांड साथियों, हम उत्तर वैदिक काल जब पढ़ते हैं, वैदिक काल भी ग्रामीण जो है सभ्यता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता होती है, उसका पतन होता है, फिर वैदिक काल को हम पढ़ते हैं, जो कि ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल को पढ़ते हैं और उत्तर वैदिक काल को हम पढ़ते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के अंदर चित्रित घुसर मृदभांडों को देखते हैं साथियों, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे, पटवारी मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है, अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो साथियों कहाँ से मिले हमें ये, तो हमें ये मिलते हैं आहड़ से, ठीक है। इसके अलावा ओजियाना भी हमने पढ़ा, जो कि आहड़ सभ्यता के ही महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, ठीक है। और कालीबंगा तो राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण है ही, और जोधपुरा। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, आहड़ होगा। गोरे व कोठे याद रखना, मैंने आपको बीच में जिक्र भी किया था इस बात का। चलिए, कॉलेज लेक्चर 2016 में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया। तो बालाथल का उत्खनन साथियों किसने किया था, तो वी.एन. मिश्र के या फिर वी.एन. मिश्रा के नेतृत्व में बालाथल का उत्खनन होता है। और भी बहुत से लोग इसमें जुड़े होते हैं, लेकिन नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं, वी.एन. मिश्रा। चलिए आगे है, कॉलेज लेक्चर 2016 में पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणी काल से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, तिलवाड़ा है, बूढ़ा पुष्कर है, बालाथल है और बागोर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, बालाथल, ठीक है। और मैंने आपको बताया था प्राचीनतम पशुपालन के जो साक्ष्य है हमें कहां से मिलते हैं, बागोर से मिलते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आर.एस. प्री 1994 में पूछा गया प्रश्न है, आहड़ सभ्यता नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको शुरू में मैंने आपको बताया था कि आहड़ जो सभ्यता है उसे समय समय पर अलग अलग नामों से जाना जाता था। प्राचीन समय में ताम्रवती या ताम्रवती भी कहते थे। 10वीं 11वीं शताब्दी के अंदर इसे
अघाटपुर या अघाट दुर्ग नाम से भी जाना गया, और जैसे बनास सभ्यता या बनास संस्कृति के नाम से भी इसे जाना जाता है, और धूलकोट के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि धूल का जो ढेर था उसी का उत्खनन किया गया और उसी में हमें 4000 वर्ष पुरानी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। तो साथियों देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा आहड़ सभ्यता नहीं है तो नगरी। इसके अलावा देखिए अघाटपुर भी है, ताम्रवती भी इसे कहते थे और धूलकोट भी इसे कहते थे, लेकिन नगरी नहीं है। ठीक है साथियों, नगरी से हमें क्या मिलते हैं, नगरी जो सभ्यता है इसे हमें गुप्तकालीन कुछ अवशेष मिलते हैं और हमें यहाँ से चक्राकार जो है कुएं मिलते हैं। अघाटपुर, ताम्रवती, नगरी और धूलकोट। देखिए दोस्तों, तो अघाटपुर भी इसे कहा जाता था, ताम्रवती भी कहा जाता था और धूलकोट भी कहा जाता था, लेकिन नगरी नहीं कहा जाता था। ठीक है साथियों, तो नगरी से हमें कुछ गुप्तकालीन साक्ष्य भी मिलते हैं, और जो नगरी है वह शिवी जनपद की राजधानी भी हुआ करती थी। तो शिवी जनपद के समय के या फिर शिवी के समय के हमें यहाँ पर कुछ सिक्के भी मिलते हैं। ठीक है साथियों, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम। आरपीएससी टीचर ग्रेड सेकंड में 2010 में पूछा गया प्रश्न है, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कहां से हुए साथियों, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष हमें मिले हैं कहां से, देखिए इसका सही जवाब है नीमका थाना से। ठीक है, सिक्कर नीमका थाना से हमें मिले हैं, और यहाँ पर हमें क्या मिली है, इसे क्या बोलते हैं, ताम्रयुगीन संस्कृत सभ्यता की जननी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा आरएस प्री 1998 में पूछा गया प्रश्न है, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं, वह गांव है क्या। तो साथियों वह गांव है आहड़। ठीक है साथियों, आहड़ से मिले हैं, और आहड़ के अंदर हम धूलकोट की जिसमें हमने बात की थी अभी आपको, तो ये मैं बहुत बार 2-3 बार आपको लेक्चर में भी बता चुका हूं, तो इसे आप याद रखना। यह प्रश्न पूछा गया आरएस प्री 1998 के अंदर। ठीक है साथियों, चलिए तो यह था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है आहड़ सभ्यता। इसके अलावा हमने बालाथर भी पढ़ा और गणेश्वर भी पढ़ा। तो ये आपके जो बीए फर्स्ट ईयर जो है उसमें सेक्शन फर्स्ट के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिसे आज मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा साथियों। चलिए 1-2 बार लेक्चर को देखोगे तो अच्छे से आपको दिमाग में ये छप भी जाएगा। तो देखिए अब दोस्तों जाते जाते एक बार फिर से आपको याद दिला रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, परिष्कार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि साथियों बेल आइकन दबाने से ही आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। ठीक है साथियों, तो घर बैठे ऐसे ही तैयारी कीजिए, जुड़िए परिष्कार के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।